नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? राम राम सभी को। आपकी विशेष डिमांड गुरुजी राजस्थान पॉलिटी है ना। तो आज राजस्थान पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके लेवल के वो कंप्लीट मैं करवा के जा रहा हूं। और लगभग हमें 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। और 2-2.5 घंटे में हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे पॉलिटी में। जहाँ जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सेंटर बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, मस्त रहें। तो आपकी डिमांड ये भी मैं पूरी कर रहा हूँ। किसी भी दौर से गुजरूं लेकिन आप लोगों को तो आपकी डिमांड पूरी करूंगा, कोई समस्या नहीं है। वैसे तुम लोगों ने मुझे इस समय परेशान कर रखा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं तुम लोगों को मैं। तुमने मेरी हालत खराब कर रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में हमें बेहतर कवर कैसे करना है ना। अब देखिए, बिल्कुल ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और बहुत स्पीड के साथ हम लोग निकलेंगे। सबसे पहले बात करें, राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ। डायरेक्टली सवाल पर अटैक कर रहा हूं मैं, फालतू की बातें नहीं करूंगा। कि राजस्थान विधानसभा गठन मार्च 1952 में हुआ, पहले तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। विधानसभा की पहली बैठक वो 31 मार्च 1952 को, ध्यान रखें आप लोग। नई लोग हमारी जो विधानसभा भवन बना है उसका लोकार्पण 2001 में किया गया। सवाल पूछेगा राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी, उस पहली विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 160 थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय दो विधानसभाओं के इलेक्शन हुए। एक विधानसभा अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा, जिसे हमने धारा सभा नाम दिया था, और धारा सभा की जो सदस्य संख्या वो थी 30। तो राजस्थान विधानसभा की 160 और धारा सभा की कितनी होगी बेटा? 30। ये 1 नवंबर 1956 को जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ तो उसकी विधानसभा का विलय हो गया। विधानसभा का विलय हुआ तो यहां हमारे पास सदस्य संख्या कितनी हो गई? 190 हो गई। कितनी हो गई? 190 हो गई। ठीक है, तो हमें राजस्थान पहली विधानसभा की सदस्य संख्या पूछेगा 160। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते थे। धारा सभा की सदस्य संख्या 30 थी और उसका विलय जो राजस्थान विधानसभा में हुआ तो वो ध्यान रखें आप 1 नवंबर 1956 को हुआ। दो बातें ध्यान रखनी आप लोगों को। देखो, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा, अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के, अगर पहले आप लोगों से निर्वाचित मुख्यमंत्री बात करेंगे तो टीकाराम पालीवाल साहब आएंगे, आगे बात करूंगा। अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। ये हरिभाऊ उपाध्याय रहने वाले ग्वालियर के थे और इन्होंने अठुंडी जो अजमेर है उसे एक अपनी स्थली बनाई थी और वहां काम किया, महिला शिक्षा सदन की स्थापना की, सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की और फिर बाद में ये अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। दोबारा किसी को बनने का अवसर नहीं मिला क्योंकि इसका विलय राजस्थान विधानसभा में हो गया। धारा सभा का राजस्थान विधानसभा में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो फिर राजस्थान की विधानसभा बढ़कर कितनी हो गई? 190 हो गई। दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या 176 हो गई और चौथी विधानसभा में सदस्य संख्या 184 हो गई। वर्तमान में हम विधानसभा की बात करेंगे तो वर्तमान में ये विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है बेटा? 200। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? आप लोग कहेंगे गुरुजी 200 है। क्लियर? आगे देखते हैं। विधानसभा की सदस्य संख्या में बदलाव नहीं होगा। देखिए, हमारे पास दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एक, हमारे पास 1971 की जनगणना है, ये पूछ सकता है आप लोगों से, और एक 2001 की जनगणना है। हमारी जो चाहे संसद हो चाहे विधानमंडल हो, उनकी जो सदस्य संख्या का जो निर्धारण, हाँ बिल्कुल बेटा 200 है। कि आप डायरेक्टली सवाल मिलेगा, आप लोगों को डिक्टो सवाल मिलेगा यहां से, बस आप 2-2.5 घंटे मुझे दे दीजिए और कंप्लीट पॉलिटी आप लोगों को मैं पढ़ा के आप लोग बिल्कुल बहुत मनोबल आपके अंदर लाने वाला हूं। तो यहां पे बात करें 1971 की जनगणना के आधार पर, तो ध्यान रखें सदस्य संख्या यानी सीट संख्या फिक्स कर रखी है। और 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन क्षेत्र, ध्यान रखें आप लोग कि ये विधानसभा थानागाजी होगी, ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ होगी, तो वो आप लोगों के यहां है। बात करते हैं हम लोग कि आरक्षण की बात करें, आरक्षण की क्या स्थिति है। आप ध्यान रखना, 200 में से 34 सीटें हैं वो एससी के लिए और 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। आप बात करें गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है एक आवश्यक संख्या बल जिसके अभाव में सदन की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो, जिनके अभाव में सदन की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो, उसे कहते हैं गणपूर्ति। और गणपूर्ति की बात करेंगे हम लोग तो कितनी? 1/10, यानी कुल सदस्य संख्या हमारी 200 है तो 200 का 1/10 कितना होगा? हम लोग कहेंगे 20 होगा, यानी 20 सदस्य है वो कम से कम बैठक में आने चाहिए, उसे कहते हैं गणपूर्ति। प्रोटोम, प्रथम प्रोटोम स्पीकर, देखो प्रोटोम स्पीकर की बात करें, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसका काम केवल एक कार्य को संचालित करना होता है या राज्यपाल तरफ से सदस्यों को शपथ दिलाने का काम होता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रोटोम स्पीकर। राजस्थान के पहले प्रोटोम स्पीकर की बात करेगा तो महारावल संग्राम सिंह है और प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो नरोत्तम लाल जोशी साहब है।
प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है, उनका नाम सुमित्रा सिंह है। क्लियर? तो प्रथम प्रोटोम स्पीकर पूछे आप लोगों से महारावल संग्राम सिंह, प्रथम अध्यक्ष की बात करें नरोत्तम लाल जोशी, और प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष की बात करें तो आप लोग कहेंगे गुरुजी श्रीमती सुमित्रा सिंह जी रही हैं, ये ध्यान रखें। तो यहां से आप लोगों के चांस है बहुत अच्छे आने के, सवाल बनने के चांस आपके यहां से बनेंगे। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? देखिए रामनिवास मिर्धा साहब। सबसे कम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे और सबसे ज्यादा अवधि के लिए विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, दोनों आपको मालूम होना चाहिए। तो सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो श्री रामनिवास मिर्धा साहब रहे, और सबसे कम समय तक विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे वो ध्यान रखिए समर्थलाल मीना साहब रहे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री लाल सिंह सक्तावत साहब है। अब आपसे पूछेगा विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष। अभी हमने विधानसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष पढ़ी, उनका नाम सुमित्रा सिंह जी था। ठीक उसी प्रकार से एकमात्र महिला उपाध्यक्ष भी है, उनका नाम श्रीमती तारा भंडारी है। विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, दो बातें पूछ सकता है आप लोगों से कि पहला अवसर ऐसा आया जहां पे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना तो वो भैरू सिंह शेखावत जी है, यानी कांग्रेस से नहीं थे, इसका मतलब होगा गैर कांग्रेसी। तो राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करेगा तो आप लोग कह देंगे भैरू सिंह शेखावत जी, और गैर कांग्रेसी आप लोगों से अध्यक्ष की बात करें लक्ष्मण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री रहे हरिशंकर भाबड़ा साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष जो उप मुख्यमंत्री रहे हरिशंकर भाबड़ा साहब। राजस्थान के प्रथम, अगर आप लोगों से उप मुख्यमंत्री की बात करें, अभी बात करूंगा राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना टीकाराम पालीवाल रहे। कौन रहे? टीकाराम पालीवाल। और उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे, तो उनका नाम क्या है? हरिशंकर भाबड़ा साहब है। विधानसभा अध्यक्ष जो 3 बार प्रोटोम स्पीकर रहे, है ना, और वो कौन है? पूनम चंद बिश्नोई साहब। विधानसभा अध्यक्ष जो 3 बार प्रोटोम स्पीकर रहे। विधानसभा अध्यक्ष जो संगीत अकादमी के अध्यक्ष रहे रामनिवास मिर्धा साहब। प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ध्यान रखें आप, जसवंत सिंह जी बीकानेर से थे। सर्वाधिक बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही है, ये ध्यान रखें आप लोग, वो भैरू सिंह शेखावत जी। भैरू सिंह शेखावत जी का जो कार्यकाल है वो ध्यान रखें आप लोग, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्रियों में वो मोहनलाल सुखाड़िया साहब का रहा है। दूसरे नंबर पे श्री अशोक गहलोत जी का रहा है, और तीसरे नंबर पे ध्यान रखें आप लोग भैरू सिंह शेखावत जी का रहा है। कभी आपसे पूछे कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत जी है। अभी तक ऐसा अवसर आया है कि एकमात्र महिला है जो नेता प्रतिपक्ष रही है, उनका नाम वसुंधरा राजे है। विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर साहब है, और विधानसभा में 2 बार मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन साहब है। आपसे पूछेगा राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। लेकिन अगर आपसे निर्वाचित की बात करेगा तो निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है, ध्यान रखें आप लोग। आपसे पूछेगा कि एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखें बरकतुल्ला खान साहब है। अब आ जाइए, सरकार के अपने 3 अंग होते हैं, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा कि हमारे पास, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, डायरेक्ट यहां जाइए। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। बहुत स्पीड से चलेंगे, आप लोग चिंता ना करें, पूरी पॉलिटी करवा दूंगा 2.5-3 घंटे में। हम लोग बात करें व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण करना, और कानून निर्माण राज्य में विधानमंडल करेगा, और उसे क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका का होता है। और ध्यान रखें वो कानून है वो मुताबिक संविधान के बना नहीं बना, कानून की समीक्षा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। तो सरकार का 3 अंग, एक वो जो कानून बनाएगी उसे व्यवस्थापिका कहते हैं, एक वो जो कानून को लागू करेगी उसे कार्यपालिका कहते हैं, एक वो जो देखेगी कि कानून है ये मुताबिक संविधान के बने कि नहीं बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से आप लोगों का भारत की पॉलिटी में भी सवाल बन सकता है, और यहां से राजस्थान की पॉलिटी में सवाल बन सकता है। दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। जरा देखिए आप लोग, हम लोग बात करें भाग नंबर 5, सीधा सवाल पूछेगा कि संघ सरकार का उल्लेख कहां है, तो आप लोग कह देंगे गुरुजी संविधान का भाग नंबर 5। देखो आपसे पूछेगा बेटा भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, रट लेना बेटा, मैं करवा रहा हूं वही पढ़ के जाना आपको। भाग नंबर 4 के, और भाग नंबर 5, भाग नंबर 6, भाग नंबर 7, भाग नंबर 8, अभी करवा रहा हूं, या चिंता मत करो। भाग नंबर 3 में ये ध्यान रखें आप लोग, भाग नंबर 3 की बात करेंगे तो हमारे पास में मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व है।
भाग नंबर 4 क में मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया ये ध्यान रखें आप लोग, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग नंबर 5 केंद्र सरकार से संबंधित है, भाग नंबर 6 है वो राज्य सरकार संबंधित है, भाग नंबर 7 मौजूदा है नहीं, और भाग नंबर 8 की बात करेंगे तो भाग नंबर 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, सीधा पूछेगा आप लोगों से कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आप उत्तर देना अनुच्छेद 52। ये ध्यान रखें आप लोग, भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद दे देना आप लोग 63। भारत में प्रधानमंत्री की बात करें चाहे मंत्री परिषद की बात करें, आप अनुच्छेद बात कर दे 74, और भारत में आपसे महान्यायवादी की बात करें आप अनुच्छेद कर देना 76। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 याद कर लेना। आप लोगों से कहेगा भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 है, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की बात करेंगे तो अनुच्छेद हमारे पास 64 है। महान्यायवादी 2 अनुच्छेद याद रखना है, महान्यायवादी 76 जो केंद्र में होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और एक होता है महाअधिवक्ता। सीधा सवाल बता रहा हूं, आप आराम से 5 अंक पक्के कर लीजिए। महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 165 में आएगा। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 में आएगा। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। चले अब देखिए, यहां पे हम लोग बात करें, छोड़ दीजिए इसको, स्किप कीजिए, आगे देखिए, यहां पे बात करते हैं हम लोग। यहां पे अभी मैं वो बात कर रहा था, यहां से आपसे भाग पूछ सकता है, अंदर नहीं जाएगा लेकिन आप लोगों से भाग पूछ सकता है बेटा। क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, राम राम सभी को। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एक बार बेटा क्लास को लाइक और शेयर होनी चाहिए, हौसला बुलंद करना चाहिए। तुमने कल कहा मेरे से कि राजस्थान की पॉलिटी, आज मैं राजस्थान की पॉलिटी लेके आपके बीच में उपस्थित हूं, और पेपर आएगा, पूरी पॉलिटी आपको यहां से मिल जाएगी, और 2-2.5 घंटे में आपको पॉलिटी कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। इंडिया पॉलिटी की भी यही बात कर लेंगे हम लोग, ताकि अलग से नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन आप जमकर क्लास को शेयर और लाइक करें। संघीय सरकार का देखो, हमारा भाग नंबर 3 हो गया जो कि हमारा मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 हो गया जो कि हमारा नीति निर्देशक तत्व, और भाग नंबर 5 है 4 क्या है वो मूल कर्तव्यों से, भाग नंबर 5 है वो देखिए संघ सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151 राज्य सरकार का भाग नंबर 6 में पूछ सकता है आप लोगों से। भाग नंबर 7 हमारे पास मौजूद है नहीं, और भाग नंबर 8 है वो ध्यान रखे संघ शासित प्रदेशों का संविधान है। मैं सीधा सवाल पूछूं कि संघ सरकार का संविधान का उल्लेख कौन से भाग में, 5 में, राज्य सरकार से प्रावधान कौन से में, भाग नंबर 6 में, केंद्र शासित प्रदेशों का कौन से में, भाग नंबर 8 में, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि हमारे पास में यहाँ पे 4 पॉइंट लिख रखे हैं, चारों से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली हमने अपना रखी है, और हर शासन प्रणाली की अपनी विशेषता होती है। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि इसमें जो संविधान का मुखिया होता है वो तो कौन होता है, केंद्र में तो राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविकता में कार्यपालिका का जो उपभोग करता है वो किसकी चलती है, राज्य मुख्यमंत्री की चलती है, और केंद्र में किसकी चलती है, राष्ट्रपति की चलती है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपसे पूछेगा केंद्र में नाम मात्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्तियां राज्य में कौन है, राज्यपाल। और वास्तविक शक्तियां किसके पास में है, तो आप कह देंगे केंद्र में प्रधानमंत्री के पास, और राज्य में किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। 4 शब्द ध्यान रखना कि नाम मात्र का राष्ट्रपति, वास्तविक आप लोगों के प्रधानमंत्री, राज्य में नाम मात्र का राज्यपाल, वास्तविक मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहां से। अब देखिए यहां से आप लोग बात करेंगे कि यहां 3 अनुच्छेद आप लोगों को दे रखे हैं। आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे राज्यपाल, आप लोग कह देंगे राज्यपाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। आपसे बात करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, यानी एक अनुच्छेद आगे है, एक अनुच्छेद आगे, इसलिए एक जुड़ रहा है, एक अनुच्छेद आगे बेटा, एक जुड़ रहा है। यहां अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति, यहां पे आप लोगों के अनुच्छेद क्या है, 153, ये ध्यान रखें। यहां क्या है, राज्यपाल, यहां राज्य मंत्री परिषद महाधिवक्ता। अभी मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 165 की बात करेगा तो राज्य में महाधिवक्ता, अनुच्छेद 76 की बात करेगा तो केंद्र में महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा है
वो ध्यान रखना कौन कर रहा है, वो राष्ट्रपति कर रहा है। और राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। बातें और भी है लेकिन काम के नहीं है तुम्हारे पास। यहां आप लोग अनुच्छेद 88 पढ़ सकते हैं, यहां अनुच्छेद 177 पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे स्तर का नहीं है वो। अनुच्छेद 177 का मतलब है कि महाधिवक्ता एक साथ साथ कहीं भी किसी बैठक में भाग ले सकता है विधानमंडल के, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से महान्यायवादी अनुच्छेद 76 88 के तहत वो संसद किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता किसी मुद्दे पर। ये अनुच्छेद 88 है, लेकिन आपका काम का नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को मैंने अलग से एक पीपीटी तैयार करवाई है स्पेशल आपके लिए, है ना, स्पेशल। अब देखो, अब यहां से छाप लीजिए सवाल, कह रहा हूं सवाल छाप लीजिए, 100% सवाल मिलेगा। जरा देखिए, मैं गीत गा रहा हूं, उस गीत को पकड़ना कि आप लोगों के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आप लोगों के पूछेगा पूछेगा। आप लोगों को आपसे राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद है वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और सुन लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद याद कर लो, और कुछ अनुच्छेद और बता दूंगा आप लोगों को, और आपका भगवान चाहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 52 में सुन लीजिए, मैं फिर आपको एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। एक लाइन नोट कर ले पहले, आप एक लाइन नोट कर ले पहले, आप लाइन नोट कर ले, है ना। अनुच्छेद 57 से एक आप ऐसे अंडरलाइन करके लाइन नोट करें। राष्ट्रपति होगा, लिखिए राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, लिख लीजिए बेटा, राष्ट्रपति होगा, कार्य, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। राधे राधे बेटा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिया, ट्रिक बता रहा हूं, मार लिया। जरा देखिए, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेगा। राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेगा। बोलिए, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेगा। लिख लीजिए आप लोग, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेगा। और यहां आप सबसे पहले बात करें, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। कार्य करेगा यानी जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका उसका क्या होगा, प्रधान होगा। कौन चुनेगा, इसे एक निर्वाचक मंडल चुनेगा। और निर्वाचक मंडल में ध्यान रखें, संसद के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य की बात करें, और प्लस में हम लोग बात करेंगे कि राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन रीति छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। कब तक रहेगा, अनुच्छेद 56 में पदावधि का उल्लेख है, आप लोग कह देंगे 5 वर्ष। अगर इन्हें हटाना है तो एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हटाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। और वो हमारे पास में अनुच्छेद कौन से में आएगी, 61 में, ठीक है। तो एक बार बोलो, भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा, यानी इस संबंध में हमारा संविधान मौन है। अब देखो, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गए तो अब क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। नोट कर लेना इस बात को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बार बार बहुत स्पीड के साथ निकलना पड़ेगा, हमें इलाज नहीं है हमारे पास में। दोबारा बोल रहा हूं, यहां से यहां तक लाइन को, भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा। फिर आपको 58 से दोबारा शुरू हो रहा है, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गए तो अब क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो आप ध्यान रखें कि आप बात करें क्या योग्यताएं, 2 बातों की योग्यता ध्यान रखना, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और न्यूनतम उनके, ये ध्यान रखें आप लोग, 35 वर्ष की आप लोगों की आयु होनी चाहिए। क्या शर्तें होंगी, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, वो आप आगे मत देखिए। कौन शपथ दिलाएगा, यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। अब हम कह रहे कैसे हटाएंगे, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है, वो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उनकी जगह कार्य कौन करेंगे, तो उनकी जगह कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 62 में। और अनुच्छेद 63 में हमारे पास उपराष्ट्रपति। नमस्कार, एक बार फिर बोल रहा हूं, जो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया लिख लेना बेटा, लिख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो विद्यार्थी नए हैं। और मैंने कहा था ना आप लोगों से कि हर क्षेत्र में आपको पारंगत बना के भेजूंगा एग्जाम हॉल में। दोबारा अनुच्छेद पूछेगा, और इसके अलावा कौन से अनुच्छेद है वो अलग से याद करवा रहा हूं, ये तो आप याद कीजिए। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57 आप अलग से याद करना, नहीं तो क्या एक लाइन आगे पीछे होगी, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसे अलग याद करना, और फिर नीचे वाली लाइन को अलग याद करना। भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गया तो अब क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति को कैसे चुनेंगे। अनुच्छेद 56 में उनके पदावधि कितनी होगी, 5 साल का कार्यकाल होगा। वो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे 57 में। उनकी क्या योग्यताएं होंगी, भारत का नागरिक होगा, 35 साल की न्यूनतम आयु होगी 58। क्या शर्तें होंगी कि आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, वो आपकी शर्तें हैं। कौन शपथ दिलाएगा, यानी उनको शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कैसे हटाएंगे, उनको हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाना पड़ेगा। वो महाभियोग की लंबी प्रक्रिया, वो अंदर नहीं जाएगा आप लोगों से, है ना। और अनुच्छेद 62 में कि भाई जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उनकी जगह काम कौन करेगा, 62। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा कौन कौन से अनुच्छेद ध्यान रखना है बता दूं आप लोगों को। अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान रखना है 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद आप लोगों को 356। ये अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पर। अनुच्छेद 123, देखिए इसका उल्टा कर लेना। अगर 123 का उल्टा करेंगे हम लोग तो हमारे पास यहां 213 हो जाएगा। ये 123 है राष्ट्रपति से संबंधित है और 213 राज्यपाल संबंधित है। तब हमारे संसद या विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो अध्यादेश की आवश्यकता पड़ती है, हमें एक अस्थायी कानून की आवश्यकता पड़ती है। वो स्थायी होता है लेकिन वो आगे लंबी चौड़ी कहानी, वहां नहीं जाएंगे हम लोग। एक शब्द रट लीजिए, अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास है तो अनुच्छेद 213 के तहत। और ध्यान रखें राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करेगा। अध्यादेश लगभग हम 40 मिनट पढ़ते हैं लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे, यहां में इतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास में अनुच्छेद 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अगर हमारे पास राष्ट्रपति शासन लगाना है राष्ट्रीय आपातकाल तो वो अनुच्छेद 352 में है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और राज्यपाल ने अपनी सिफारिश भेजी कि यहां मुताबिक संविधान की सरकार नहीं चल रही है तो ध्यान रखें वो राज्य में राष्ट्रपति शासन आपके 356 आएगा। और 360 की बात करें तो वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय पति शासन घोषणा करेगा। समझ गए। अब यहां से तुलना करके सीधा आ जाइए आप राज्यपाल पे। मैंने कहा ना कि आप लोगों को इतने सवाल देखे जाऊंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते गुरुजी इस तरीके से आप पॉलिटी कवर करेंगे। मैं आपके स्तर की पॉलिटी लेके आया हूं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे वो अलग से मैंने पीपीटी तैयार करवाई मेरे ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र नोट्सों से। जिनके पास ब्रह्मास्त्र नोट्स है वो बिल्कुल आप लोग खोल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही पीपीटी है लेकिन मैंने यहाँ वही करवा रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा। फालतू की बातें मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूं, ये यहीं से तैयार की गई है। ये राजस्थान की पॉलिटी के आप ब्रह्मास्त्र नोट्स देख रहे हो, ये यहीं से बनाई है मैंने। बिल्कुल जरूर पढ़ना, तो एग्जाम दे ले, बाजार में हर जगह अवेलेबल है आप लोगों को। तो ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ के बिल्कुल अपने आप लोग सुनिश्चित करें सफलता को। देखो पहले आराम सुनिए, पहले आपको एक एक अनुच्छेद बता दूं फिर आपको ट्रिक्स बता दूंगा। यहां अनुच्छेद 153, वहां अनुच्छेद हमारे पास 52 था ना 52। सुन लीजिए, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 153 में भारत राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है। और ध्यान रखें 7वां जो संविधान संशोधन हुआ, कौन सा बेटा, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया 1956 में कि एक ही व्यक्ति है ना जो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, है ना। हाँ सब पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। एक ही व्यक्ति है जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब वो राज्यपाल है, वो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा, है ना। वो उसे कौन चुनेगा, नहीं उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो अनुच्छेद 155 में नियुक्ति कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, ध्यान रखें राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। अनुच्छेद 156 है वो कब तक रहेगा, यानी राज्यपाल की पद की कालावधि आप लोग कहेंगे 5 वर्ष है। और अगर उससे पहले वो त्याग पत्र दे रहा है तो त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और उन्हें हटाएगा भी तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। क्या योग्यताएं होंगी, भारत का नागरिक होना चाहिए और ध्यान रखें 35 वर्ष की उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, ये ध्यान रखें। राज्यपाल पद की शपथ, राष्ट्रपति का मामला था तो राष्ट्रपति में शपथ किसने दिलाई थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। और यहां भी बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उपलब्ध जो भी कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। पद रिक्त होगा तो क्या करेंगे, वहां राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ था तो उपराष्ट्रपति ने काम किया था, लेकिन यहां तो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है नहीं। जब राज्यपाल है उपराज्यपाल नहीं है तो ध्यान रखें आकस्मिक पद रिक्त होने पर यह प्रावधान है वो राष्ट्रपति करेगा। और हमारे क्या प्रावधान है कि राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ध्यान रखें कार्यवाहक राज्यपाल होंगे। सुन लीजिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया
तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन राज्यपाल का मान लो आकस्मिक कोई पद हो गया, पहली बार तो वो तब तक वो नहीं छोड़ेंगे सीट को, तब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन बाई चांस वो पहले, ध्यान रखना, कोई निधन हो गया, अपना त्याग पत्र दे दिया, तो जो राज्य के जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ का अनुच्छेद 161, ध्यान रखना, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 दोनों मंत्र समझ लीजिए बेटा। अनुच्छेद हमारे पास 72 है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। उपराज्यपाल बन सकता है क्या बेटा? को उपराज्यपाल कहाँ है? हमारे यहाँ ही नहीं, संविधान में कोई प्रावधान नहीं उपराज्यपाल का हमारे राज्यों में। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 72 ये भारत के जो राष्ट्रपति है वो क्षमादान की शक्ति, किसी की मृत्यु दंड को माफ करना, वो करना, वो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 है, वो ध्यान रखें, वो राज्यपाल के पास है। क्या क्षमादान की शक्तियां? बहुत लंबा चौड़ा मामला है, वहां नहीं जाना, इतना ध्यान रखना है कि क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है तो वो अनुच्छेद 72 में। कहां है? अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं तो वो अनुच्छेद 161 में है। लेकिन राज्यपाल है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ध्यान रखें, और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। एक गीत गा दे, नोट कर लेना, है ना, गीत गा दे, नोट कर लेना बेटा। ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है, आप बताओ, इससे आप लोगों को कम पॉलिटी में करवा नहीं सकता। और फिर अगर आसानी से हमें नौकरी मिल जाए तो फिर संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे लाडला। ये तो याद करना पड़ेगा, इससे कम मैटर में नहीं कर सकता। ये तो बहुत संक्षिप्त मैटर करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, सीधा परीक्षा वाला। जरा देखिए आप लोग, क्या कहूंगा, गीत गा रहा हूं, नोट कर लेना। वही गीत है जो हम राष्ट्रपति में गाया था। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 157, ये रट के रखना है पहले से। 2 टुकड़ों में इस गीत को गाना है आप लोगों को। 157 में क्या योग्यताएं होंगी, आधा पार्ट ऊपर रखो, आधा पार्ट नीचे रखो, ये ध्यान रखें आप लोग। और सुन लीजिए, राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, पद रिक्त हो गया तो क्या करेंगे, कौन शपथ दिलाएगा, पद रिक्त हो गए तो क्या करें। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, क्या योग्यताएं रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, कौन शपथ दिलाएगा, पद रिक्त हो गया तो क्या करेंगे। और क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में है, और वहां कितने में है? 72 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहने लगातार। राज्यपाल के कार्यकाल की पदावधि, मोटे मोटे हम लोग बात कर लेते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या चीजें हैं बेटा। आगे देख, सबसे पहले पॉइंट है हमारा कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, तो हम लोग कह देंगे सर अनुच्छेद 156 में ये उल्लेखित है, राज्यपाल अपना जो पद धारण करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, फिर वो अपना त्यागपत्र देता है, तो वो त्यागपत्र किसको देता है? वो ध्यान रखें, वो राष्ट्रपति को देता है। सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा बेटा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। 42वां सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हो सकता है बोलने में कोई हो गई हो मेरी त्रुटि, मानता हूं, स्वीकार करता हूं इसको। चलिए, एक तो क्या प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस समय, लिखे हुए पे ज्यादा ध्यान दें आप लोग। बोलने में कुछ बोल गया तो एक अलग बात है, लिखा हुए पे जरूर ध्यान देना। हो सकता है कई बार बहुत स्पीड से बोल रहा हूं तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, उसके लिए माफी चाहूंगा। कि राष्ट्रपति है वो ध्यान रखें प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति है वो प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर उनको त्यागपत्र देना पड़े, क्या देना पड़े बेटा? त्यागपत्र देना पड़े, उनको त्यागपत्र देना पड़े तो त्यागपत्र किसको देंगे? वो ध्यान रखें राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और तब तक वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आ गया, तब तक वो पद नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग त्यागपत्र नियुक्ति की बात हो गई, राष्ट्रपति कर रहा है। त्यागपत्र की बात करें, राष्ट्रपति कर रहा है, राष्ट्रपति देगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब बात करें योग्यता, तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख है बेटा। और योग्यताओं का उल्लेख है तो यहां 2 योग्यताओं का उल्लेख है, 2 ध्यान रखेंगे। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी पहला पॉइंट भारत का नागरिक होना चाहिए, और ध्यान रखें वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 4 बातें हो गई। नंबर 1 कि बताओ राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। वो त्यागपत्र किसको देगा बेटा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अठाएगा कौन? उससे राष्ट्रपति अठाएगा। पद किसके प्रसाद प्रिंट? राष्ट्रपति के। शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? योग्यता क्या है? 35 साल की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक।
क्लियर हुआ दोनों बात? और सबसे बड़ी बात, कार्यकाल कितना हुआ? 5 साल का। ओके, क्लियर यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अब बात करते हैं कि राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए इनको वेतन मिलता है। अब यहां ध्यान रखना, 3.5 लाख वेतन मिलता है ना, तो दो बातें पूछता है कि इनकी वेतन का उल्लेख कहां मिलता है। जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, दूसरी अनुसूची में। और उनके यदि आपसे शपथ की बात करेगा तो अनुसूची 3 में। रट लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं हर बात को, कि राज्यपाल का वेतन के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो संवैधानिक पदाधिकारियों का जो वेतन है ना, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है। और उन्हें शपथ की जो बात कर रहे हैं वो अनुसूची है, वो शपथ की हम बात करें 3 में है। राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वो संचित निधि दिए जाते हैं। 2 निधि होती है, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, एक एक बात को पढ़ते चलना, केवल एग्जाम की बात कर रहा हूं। संचित निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि है, इस पे जो अधिकार होता है वो विधानमंडल का होता है। और ध्यान रखें, आकस्मिक निधि पे जो अधिकार होता है वो राज्यपाल का होता है। तो हम लोग बात करें वेतन भत्ते, वेतन भत्ते राज्य को, राज्य की संचित निधि दिया जाएगा, जहां उनकी पोस्टिंग रही है, जहां उनकी नियुक्ति रही है, वो ध्यान रखें आप लोग, है ना, जहां उनकी नियुक्ति रही है, जहां उनकी नियुक्ति रही है। बेटा केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, किनकी? राज्यपाल की। तो यहां पे राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों से पेंशन की बात करेगा तो इनको जो पेंशन दी जाएगी वो केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी। यहां त्रुटि मत कर देना, वेतन है वो संचित निधि से, पेंशन भी संचित निधि से, लेकिन वेतन दिया जाएगा जहां वो पोस्टिंग रही है। अब पेंशन की बात आती है तो भाई वो पता नहीं, एक 5 साल में वो हो सकता है 3 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, तो पेंशन हम कौन से राज्य से लेंगे? इसलिए संविधान निर्माताओं ने प्रावधान कर रखा है कि पेंशन आप छोड़िए, राज्य नहीं देगा, पेंशन केंद्र देगा। ये ध्यान रखें आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, हम फटाफट बात करते हैं शपथ। शपथ में 3 बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को, कि शपथ का अनुच्छेद 159 में उल्लेख है। अब वो शपथ कौन लेगा, उसका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। और वेतन, वेतन कहां है? अनुसूची 2 में है। वेतन का है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में वेतन है, ध्यान रखना आप लोग। और अनुसूची 2 में वेतन है। एक लाइन लिखिए, अभी एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए अनुसूची 8 से, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, याद करवा देता हूं, अनुसूची 11, अनुसूची 12, क्योंकि अनुसूची सवाल बन सकता है आप लोगों की इंडिया पॉलिटी में। अनुसूची 8 भाषा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, याद करवा दूंगा। अनुसूची 9 भूमि, भूमि सुधार कानून। अनुसूची 10 दल बदल कानून। अनुसूची 11 पंचायती राज, पंचायती राज। अनुसूची 12 नगर निकाय, नगर निकाय। एक बार समझा दूं, फिर आप लोगों को एक ट्रिक्स लिखा रहा हूं, उससे आप याद कर लेना। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, जो राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है। और राज्य भाषा प्रारंभ में 14 थी, वर्तमान में 22 है। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानूनों संबंधित है। अनुसूची 10 है जो दल बदल कानून संबंधित है। अनुसूची 11 है जो पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची 12 है नगर निकायों से संबंधित है। अब याद करने की लाइन लिखिए, लाइन लिखिए, शाबाश, लाइन लिखिए। भूमि दल बदल करती है, भाषा को समझो भूमि दल बदल करती है, भाषा को समझो भूमि दल बदल करती है। याद हो रहा है ना? क्लियर? चलिए चलिए फटाफट, बहुत बढ़िया गीता जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। हाँ शिवम, याद हो रहा है? लाइन लिखिए बेटा, भाषा को समझो भूमि दल बदल करती है, कभी पंचायती राज के पास तो कभी नगर निकायों के पास। बताइए क्या बात है। एक भाई लिख रहा है आप सभी विषयों के ज्ञाता हैं सर। अरे भाई यार तू चिंता क्यों कर रहे, मस्त रहे, तुम्हारी बस दुआएं हैं। क्लास को लाइक और शेयर करके बस मेरा हौसला बढ़ाते जाए। नौकरी तो पकड़ के ले आएंगे अपन लोग, है ना, इतनी ताकत तो रखते हैं बेटा। नौकरी तो छीन के, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो नौकरी नहीं दे सकता हमें, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप मेहनत करो मेरे साथ साथ, जमकर मेहनत करो, सामना करो, बिना किसी बकवास के, बिना किसी यहां पे समय खराब करे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब आपको पूरी लाइन लिख लिया आप लोगों ने, क्या बात है। भाषा को समझो, खान मैडम छाप दी, भाषा को समझो भूमि दल बदल करती है, कभी पंचायत के राज, कभी पंचायत राज के पास तो कभी नगर निकायों के पास। भाषा को समझो अनुसूची 8, भूमि दल बदल करती है भूमि सुधार कानून, दल बदल करती है अनुच्छेद 10, कभी पंचायती राज के पास तो कभी नगर निकायों के पास। इनको मालूम होना चाहिए। अनुसूची 2 में ध्यान रखें, अनुसूची 2 की बात करेंगे कि वेतन, अनुसूची 3 की बात करेंगे शपथ। इतना याद कर लेना। तो
राज्यपाल को शपथ अनुच्छेद 159 के तहत, ध्यान रखें, राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो जो भी हमारा उच्च न्यायालय है उसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन है उपलब्ध, वो शपथ दिलाएंगे। तो बस शपथ में इतनी बात ध्यान रखेंगे, ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। और संविधान की विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और राज्यों के लोगों कल्याण के लिए लेते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत डीपली हो जाएगा। राज्यपाल की शक्तियां, देखिए राज्यपाल की शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान नहीं रखना। मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता रहा हूं, बस, ज्यादा नहीं, है ना। राज्यपाल की शक्तियां मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को बस 2-3-4 बातें बता रहा हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को, ठीक है बेटा। मैं आपको 4-5 बातें बता रहा हूं, बस वो ढंग से पढ़ लेना है आप लोगों को, है ना। अनुच्छेद 174, 175, 176, बस। अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 213, ये ध्यान रखें आप लोग। देखिए अनुच्छेद 174, 175, यहां से आपका सवाल बन सकता है। अनुच्छेद 174 ये कहता है कि हमारा जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधानमंडल मतलब विधानसभा, उसका जो सत्र है ना, वो सत्र आहूत कर सकता है, वो सत्र समाप्त कर सकता है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत, ये ध्यान रखें। अरे क्या बात है भाई, नारायण तेली है ना, बहुत इज्जत कर रहा है भाई, थैंक यू, धन्यवाद तेली साहब। अनुच्छेद 175 बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए राज्यपाल है, कभी भी जाएगा, मन करेगे तब गए, और वो विधानसभा में जाके अपना भाषण देके आगे, उसे कहते हैं अभिभाषण, अभिभाषण। और अनुच्छेद 176 में होता है विशेष अभिभाषण। ये रट लीजिए, दोनों थोड़ा समझा देता हूं। विशेष अभिभाषण, भाषण का मतलब होता है, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का मन किया तब विधानसभा में गए और अपनी बात कह के आगे, तब अपनी बात कह के आगे, कोई बंधन नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, तो वो होता है अभिभाषण अनुच्छेद 175 में। और ध्यान रखें, आपसे पूछेगा संसद के सदस्यों को संदेश, अनुच्छेद 175 में। विशेष अभिभाषण 176 में, यहां अभिभाषण था, यहां विशेष अभिभाषण हो गया। विशेष अभिभाषण का मतलब है कि जब जैसे हमारा विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा चुनाव होने के बाद में हमारी विधानसभा पहली बार गई, तो पहली बार राज्यपाल महोदय जाएंगे और अपना भाषण देंगे, पहली बार देंगे, तो वो होता है विशेष अभिभाषण। फिर अगले साल में जो पहली बैठक आएगी उसे संबोधित करेंगे, वो होगा विशेष अभिभाषण। माना कि मैंने कोई बैच शुरू किया और मैंने बैच के पहले दिन आके आप लोगों को भाषण दिया, और फिर मैं अगला बैच होगा अगले साल तब भाषण दूंगा, तो वो तो मेरा विशेष अभिभाषण हो गया, और मैं मन कहे तब आ गया, तुमको संदेश देके चले गया, तो ध्यान रखें आप लोग, वो होगा आपका केवल अभिभाषण 175 में। अनुच्छेद 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 200 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे विधेयक होते हैं, जो विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं, उन विधेयकों पर जो हस्ताक्षर करने का काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, और अनुच्छेद 200 के तहत तब वो हस्ताक्षर कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 200 के तहत वो क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अनुच्छेद 213 अपने आप में और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अनुच्छेद 213 ये आपका अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश, अध्यादेश आप लोगों को 213, 123 उल्टा है। यहां आप लोग एक को पहले ले आइए, है ना, और यहां एक को बाद में ले जाइए। अगर हम एक को बाद में ले गए तो हमारे पास अनुच्छेद आप लोगों के 213 बन जाएगा, एक को पहले लिया है तो 123 बन गया। 123 में ये पावर है राष्ट्रपति के पास, और 213 में ये पावर है राज्यपाल के पास। और मैं जिस बात की बात कर रहा हूं, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, तब सत्र में नहीं है, तो हमें अचानक किसी कानून की आवश्यकता पड़ी, तो अचानक अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो उस कानून को कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। बस इतना ध्यान रखें आप लोग, अध्यादेश, कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 213 में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो जाएगी आपके काम की नहीं है, वो 6 महीना होती है, फिर अगली कंडीशन 6 सप्ताह होती है, लेकिन इतना लंबा नहीं जाना आप लोगों को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 174 सुन लीजिए, अनुच्छेद 174 विधान मंडल
का सत्र बुलाना, उसे आहूत करना, ये पावर राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 175, 176, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल कभी भी जा सकता है विधानमंडल में और अपना भाषण दे सकता है, उसे कहते हैं अभिभाषण। तो अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण होगा और वो विधानसभा के सदस्यों को संदेश भेज सकता है। लेकिन अनुच्छेद 176 कह रहा है कि मैं अभिभाषण नहीं हूं, मैं विशेष अभिभाषण हूं और मैं तो साल में एक बार ही देता हूं, मैं तो साल में एक बार देता हूं। तब आपका चुनाव होके आया है तो पहली बार मैं जाऊंगा और प्रत्येक साल के पहले सत्र में जाऊंगा। अनुच्छेद 200 ये कहता है कोई भी विधेयक आएगा, धन विधेयक है, उसको तो पहले ही मैं अनुमति दे चुका हूं, है ना, और अगर कोई विधेयक आया तो उस विधेयक पर मेरे जो हस्ताक्षर होंगे कानून बनने के लिए, वो हस्ताक्षर अनुच्छेद 200 के तहत मैं हस्ताक्षर करूंगा तो ही वो कानून बनेगा। अनुच्छेद 213 ये कहता है ठीक है, अगर तुम सत्र में नहीं है, विधायक गांवों में है, विधायक महोदय विधानमंडल नहीं चल रहा है, तो मेरे पास शक्ति है कि मैं एक कानून बना सकता हूं। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों के यहां अनुच्छेद है 213, तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 123 के तहत ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो बताइए आपके बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बात और बता दूं आप लोगों को, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163 पढ़ लीजिए यहीं पे। अनुच्छेद 163 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, ये चार अनुच्छेदों को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों अनुच्छेद, चारों के चारों अनुच्छेद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राम राम सभी को। अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है सुन लीजिए, यहां से एक सवाल बनेगा। अनुच्छेद 163 कह रहा है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, राज्य में एक मंत्री पर, चलो आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां से कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां देखते हैं अनुच्छेद 164, आपको अनुच्छेद 163 कौन कौन से अनुच्छेद ध्यान रखना, देखिए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, ये चार अनुच्छेद आप लोगों को याद रखने हैं। एक अनुच्छेद है बेटा, बिल्कुल क्लास जमकर लाइक शेयर होनी चाहिए, आज आंकड़ा आप लोगों का दोहरा शतक जाना चाहिए, दोहरा शतक जाना चाहिए। महिला विधानसभा अध्यक्ष में पहले करवा का आया हूं, सुमित्रा सिंह जी है, सुमित्रा सिंह जी है, मैं करवा का आया हूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। आगे पढ़ ले, पहले ये पढ़ ले, वो पहला पेज ही मैंने डाल दिया है वहां पे, पहले ही पढ़ाया हूं। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, 166, 167, बेटा क्लास को जमकर शेयर करना है आज आप लोगों को। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, यानी मुख्यमंत्री पद का उल्लेख, यानी राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित, तो आप लोग अनुच्छेद 163 दे देंगे, बस बस बात खत्म हुई। तीन अनुच्छेद याद रखने आप लोग मंत्री परिषद से, राज्य मंत्री परिषद से केवल आप लोग कितने अनुच्छेद बेटा? तीन अनुच्छेद ध्यान रखना है। नंबर एक कि मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163 में है। अब उनकी नियुक्ति कौन करेगा? यानी मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो यह किसमें? अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात करते हैं, राज्य में सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 166 है वो कार्य संचालन से संबंधित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लेकिन छोड़ता तो आप लोग कहते गुरुदेव छोड़ दिया, तो मैंने इसको साथ में लिख दिया। अनुच्छेद 167 की बात करें तो ध्यान रखें इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, सवाल छप जाएगा, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में। एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, ठीक है बेटा, मेरे पास इलाज है, मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं सर, पुलिस का सेंटर बहुत दूर आया है, क्या करें प्लीज बता दो। बेटा मत जाए, मेरे पास तो और क्या बता। अगर ये मेरे से पूछ रहा है कि पुलिस का मेरा बहुत सेंटर दूर आया है, शर्म नहीं आती बेटा तुम लोगों को, है ना? और मैं गुरु हूं, गुरु माँ बाप एक जैसे होते हैं, मुझे लड़ने का पूरा अधिकार है, तो मुझे गाली निकाल के जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का वर्ताव मैं यहां सहन नहीं करूंगा आप लोगों का, समझ गए? गुरु जी बहुत दूर आया सेंटर, तो मत जाए भाई देने, तू क्यों जा रहा है, मत जाए। तो कौन और नौकरी करने लिए कैसे जाएगा? जो लोग वहां भारत माँ की रक्षा करते हैं दूर दूर जाके, वो नौकरी कैसे करते हैं? तो ऐसी बातों की ना मेरे पास जगह है, ना ऐसे विद्यार्थियों को मैं साथ दे पाऊंगा, प्लीज माफी चाहता हूं ऐसे विद्यार्थियों से मैं। चले जरा देखिए, सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 163।
अनुच्छेद 163, देखो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की मैं आप लोगों से 4-5 अनुच्छेद करवा के ही मेरी बात को क्लोज करने जा रहा हूं। अनुच्छेद 163 है, इसमें राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, और राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, यानी केवल पद का उल्लेख है, नियुक्ति का उल्लेख नहीं है, केवल पद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये राजस्थान क्लासेज है, ये ध्यान रखें आप लोग, और ये क्लासेज एक सिलेक्शन के लिए जानी जाती है। यहां केवल सिलेक्शन की बातें होती हैं, केवल यहां मोटिवेशन बातें होती हैं, केवल लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए संघर्ष किया जाता है। यहां इच्छाएं नहीं होती हैं, यहां इरादे होते हैं, कुछ करना है तो करेंगे, संकट आने पर इरादे मजबूत होते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, और संकट आने पर इच्छाएं टूट जाती हैं। तो इरादा लेके चलने वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े, जो दिन रात एक कर सकते हैं, वो ध्यान रखें आप लोग, वही विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े। जिनकी हिम्मत नहीं है पढ़ने की, जो केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो वे बिल्कुल यहां राजस्थान क्लासेज का नाम ही डिलीट कर दिया दिमाग से, कोई काम का नहीं है आप लोगों का, केवल ये सिलेक्शन की जड़ है और सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखें हम लोग। क्लियर? आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, हर इरादा का साथ देंगे। आपने कहा राजस्थानी पॉलिटी, आज राजस्थानी पॉलिटी का आप लोग खत्म करने जा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए क्या शानदार अंदाज में राजस्थानी पॉलिटी खत्म। क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग मंत्री परिषद मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 में केवल पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी कुछ बातें करे, चाहे वो नियुक्ति की बात करे, चाहे उनके क्या कार्य है, जो भी है, वो अनुच्छेद 164 में आएगा। अनुच्छेद 163 में तो केवल ये लिखा हुआ है राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री होगी, जिसका मंत्री परिषद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, बस। अनुच्छेद 163 खत्म। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इनको शपथ कौन दिलाएगा? वो भी राज्यपाल दिलाएंगे। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 76 भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 76 केंद्र से संबंधित मामला है, और यहां पे जो पद है उसकी बात कर रहा हूं महान्यायवादी, यहां पे जो पद है उसकी बात कर रहा हूं महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76, 2-3 दिन बेटा कंटिन्यू रहना क्लास में मेरे पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के वहां डिस्क्रिप्शन है, वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि कई बार क्या है यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी निशान दबा लीजिए, और एक आप लोग वो क्लास है, आप लोगों को 10-10 मिनट का शो दे रहा हूं, उनको ढंग से पढ़ जाना। अनुच्छेद 76 में ये ध्यान रखे केंद्र में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी यानी अगर कोई केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी है, कानून की पैरवी कर रहा है सरकार की, तो महान्यायवादी है। केंद्र का मामला है, इसलिए नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। केंद्र का मामला है, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। यही बात अगर राज्य में आ जाएगी तो महान्यायवादी की जगह महाअधिवक्ता आ जाएगा। वहां पे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, यहाँ पे महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है। महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, और महाअधिवक्ता का उल्लेख 165 में। 166 आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 167। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो मुख्यमंत्री जी के क्या कर्तव्य बनेंगे, मुख्यमंत्री जी का क्या कर्तव्य बनेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी के क्या कर्तव्य बनेंगे? मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि जो भी सरकार निर्णय ले रही है, उन निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना, ये अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, कि मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होगा कि वो समस्त जो निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल वो सूचना मांगेंगे शासन प्रशासन संबंधित, वो ध्यान रखें आप लोग। वो अनुच्छेद आप लोगों के 167 आएगी बेटा। चले, थैंक यू, धन्यवाद दीप सिंह जी, हौसला बढ़ाए बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हौसला बढ़ाते रहे बीच बीच में। अब बात करते हैं राज्यपाल द्वारा, सब बातें कर चुके, अब मोटी मोटी बातें कर लें कि नियुक्ति किन किन करते हैं, है ना। सबसे पहले बात करें महाअधिवक्ता की नियुक्ति, तो महाअधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में, ध्यान रखना आप लोग। इसमें एक बात और पूछ सकता है, तो जोड़ दूं मैं, कि हम एक साथ तो हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। हम एक साथ तो हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 76, हम 8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। दोनों बात कर लेता हूं। महाधिवक्ता का नियुक्ति होती है, महाधिवक्ता का पद का उल्लेख है, वो अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता है वो विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन कोई मुद्दा आएगा तो वो उसमें मतदान नहीं करेगा, 177। इसी प्रकार से महान्यायवादी 76 में है, लेकिन वो संसद के, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा,
किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन जब मामला कहीं मतदान का आएगा, मुद्दा आएगा कहीं पे, तो वो मतदान नहीं कर सकता। तो इस लाइन को मैं वैसे याद करवाऊंगा कि महाधिवक्ता एक साथ साथ तो है, मतलब साथ साथ तो हैं आप लोग, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यहां अनुच्छेद 76 को ऐसे याद कराऊंगा कि आप लोगों के अनुच्छेद 76 कि गुरुजी हमें 8-8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, 8-8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारे पास में लोकायुक्त की नियुक्ति, तो लोकायुक्त नियुक्ति करते हैं। दूसरा बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीएससी की हम मोटे तौर बात करें, आरपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य है, प्रारंभ में एक अध्यक्ष 2 सदस्य था, ये ध्यान रखें, फिर आपके एक अध्यक्ष 3 किए, फिर एक 5 किए, फिर एक 7 किए, वर्तमान में 1 + 10 सदस्य कर दिए गए। आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन एक नोट डाल दीजिए, इनको जो उठाने की जो पावर है वो ध्यान रखें, इनको जो उठाएगा, आरपीएससी के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, नो डाउट, राज्यपाल ने की, नो डाउट, लेकिन इन्हें उठाने की पावर किसके पास है, ध्यान रखें आप लोग, किसके पास है बेटा, वो उठाएंगे राष्ट्रपति, और वो भी उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। आगे चलते हैं हम लोग। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। यहां 2 बात ध्यान रखना, एक होता है बेटा कुलाधिपति, तो कुलाधिपति तो खुद राज्यपाल होते हैं, कुलाधिपति तो खुद राज्यपाल होते हैं, और ध्यान रखें ये कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये राज्यपाल की कुछ नियुक्तियों की हमने बात की। आगे यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये देखिए, हम यहां पे राज्यपाल की शक्तियां, यहां देखिए आप लोग, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, यहां से मैं बात कर ही चुका हूं आप लोगों को। अनुच्छेद 174 मैंने आपसे बात की थी, फिर दोबारा दोहरा देता हूं बातों को, स्पीड के साथ दोबारा दोहरा रहा हूं। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 में ये मुख्यमंत्री है और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत ये महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 174 में वो विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, सत्र आसन करते हैं। अनुच्छेद 175 में विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। अनुच्छेद 200 में जो विधानमंडल कानून बनाएगा उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करेंगे, और अनुच्छेद हमारा 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लिए सिफारिश करेंगे। ये आपके सामने कंप्लीट आपके ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारे पास आगे चलते हैं। मैंने कहा ना आप लोगों से कि 4 अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। मैंने अनुच्छेद 165 इसलिए हटा दिया है यहां से कि वो अलग चीज है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 है बेटा, वो महाधिवक्ता से संबंधित है, महाधिवक्ता से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको साइड में हटा दिया। आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सहित, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सहित, इस्तीफा सही कह रहे, लेकिन अब ये क्या, अब नहीं पूछेगा आपसे करंट वाले। आगे चले, अनुच्छेद आप लोगों से ध्यान रखना, आप जो पूछेगा वो आपसे लिखे कोष्टक में कि कितना है ना। तो अभी आपके निर्णय ले लिया सरकार ने 1 + 10, लेकिन अभी आप लोग नियुक्ति नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप लोगों से वो ऑप्शन देगा आंसर, उसी हिसाब से पूछेंगे आप लोग। अनुच्छेद आपके मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की हम लोग बात करें तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको तो 3 अनुच्छेद ध्यान रखना है, बस 3। एक अनुच्छेद 163, एक अनुच्छेद 164, एक अनुच्छेद 166, एक अनुच्छेद 167। लेकिन ये नहीं याद करेंगे तो भी काम चलेगा। अनुच्छेद जो 163 है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के, यदि आप लोगों से केवल पद की बात करें, केवल पद की बात करें, तो उनके पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 में, यानी कहने मतलब राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, तो राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, वो अनुच्छेद 163 में है। अब मुख्यमंत्री के क्या काम होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनको शपथ कौन दिलाएगा, सब बातें अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है। कार्यकाल क्या होगा, सब। अनुच्छेद 166 है कि राज्य सरकार के जो कार्यों का संचालन होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है। और अनुच्छेद 167 है, वो मुख्यमंत्री जी कर्तव्य है कि वो क्या करेगा कि जो आप लोगों के मुख्यमंत्री कर्तव्य है कि वो जो भी शासन प्रशासन संबंधी निर्णय लेंगे वो राज्यपाल को अवगत करवाएंगे। जो भी शासन
प्रशासन संबंध निर्णय लेंगे, वो किन को नियुक्त करेंगे वो बताएंगे राज्यपाल को, राज्यपाल जो भी सूचना मांगेगा वो मुख्यमंत्री देंगे। क्या मेरी बातों को समझ गए नहीं समझे बताइए? यहां से तुम गलती कर सकते हैं, यहां से गलती कर सकते हैं। सर मैं नारायण मोदी हूं, अरे मेरा भाई तुम मोदी है तो बहुत बढ़िया बात है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है, चले बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, तो आप लोगों के अनुच्छेद 163, राज्यपाल को दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, गलती मत कर देना। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, यानी पद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। फिर उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनका क्या उनके किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनके क्या शपथ होंगे, वो सब अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री जी कर्तव्य है कि वो जो भी अपना निर्णय ले रही है मंत्री परिषद, उनसे राज्यपाल को अवगत करवाएंगे। क्लियर? अब आप कहेंगे सर सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखो सदस्य संख्या ज्यादा नहीं जाना, कौन से अनुच्छेद वगैरह संशोधन वगैरह नहीं जाना, आपको इतना ध्यान रखना है गुरुजी कि हमारे पास 200 है, 200 का 15% हो सकता है, 200 का 15%, 200 का कितना 15%, 200 का 15% कितना, 200 का 15% है गुरुजी, 200 का 15% है, यानी हमारे अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 30 हो सकती है मंत्री परिषद की। यानी विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 30 होगी, और उसमें मुख्यमंत्री सहित यानी 15% से आप अधिक नहीं रह सकते और 12 से कम नहीं रख सकते। आपकी मर्जी है कि आप कितनों को बनाए, लेकिन ये नहीं कि आपने बहुत सारे बना दिए। तो एक भाई लिख रहा है 29 + 1, बिल्कुल बेटा सही है, 1 + 29 यानी एक मुख्यमंत्री, और ध्यान रखें आप लोग दूसरा 29 आपके। तो राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए हमको यहां कुछ नहीं पढ़ना, छोड़िए आगे चलिए, ये देखिए इसको समझ लीजिए फटाक से। अभी किसकी बात कर रहे थे? मंत्री परिषद। सुन लीजिए, मंत्री परिषद ये आपके हम कहेंगे सर एक राज्यपाल, क्या लिखा हुआ है फटाक सुनिए आप लोग, बस बहुत जल्दी पॉलिटी, 2 घंटे तो लगने भी नहीं दूंगा आप लोगों को और आपकी पॉलिटी खत्म। जरा देखिए, हम बात करें राज्यपाल, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता देने के लिए, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता देने के लिए, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये बात अनुच्छेद 163 में उल्लेखित है, समझ गए? और अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो आप लोग कह देंगे अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 की नियुक्ति करेंगे, ठीक है? यहां अनुच्छेद 164 की नियुक्ति करेंगे। आगे बात करें हम लोग कि यहां पे आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो देखो मुख्यमंत्री, अब 2 शब्द आपके पास आए, एक तरफ मुख्यमंत्री है और एक शब्द हम लोग बात करें मंत्रिमंडल, दोनों में शब्द हैं आप लोगों के, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। एक भाई मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगूंगा सर, बिल्कुल शुभकामना हमारे साथ है, तो मुझे बताइए मंत्रिमंडल शब्द को, आपसे पूछ रहा हूं सवाल में, मंत्रिमंडल शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? क्या यह मूल संविधान में था, और अगर नहीं था तो कौन से संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? मुझे बता दीजिए भाई मास्टर साहब, बताइए मुझे, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं बंद मेरा भाई, है ना? बताइए आप लोग कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, वही बताएगा भाई, और मत बोलना कोई भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग बात करें मुख्यमंत्री, तो हमारे पास 2 शब्द है, एक मंत्री परिषद है और एक मंत्रिमंडल है बेटा। ये जो मंत्री परिषद है ना, हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे छोटा मंत्री हो चाहे बड़ा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, अरे क्यों तुम जवाब दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम जवाब, क्यों दे रहे हो? लिख दिया तुम लोग, तुम तो बहुत पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट हो गए ना, देखो मुकेश प्रधान, अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, तुमको बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। चलिए आगे आगे बढ़ते, चलिए अब बात करें मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जो शब्द है उसमें जितने भी जो मंत्री है ना, हमारे जितने मंत्री, वो सब मंत्री इसमें आएंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यानी मंत्रियों की जो हमारी श्रेणियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री जो सबसे पावरफुल होता है, दूसरा होता है राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार वाला, और एक होता है कैबिनेट मंत्री की सहायता। जैसे हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा जी, तो संजय शर्मा जी स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और कई बार राज्य मंत्री हैं, लेकिन वो अन्य मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, ये ध्यान रखें। एक विशेष मंत्री होते हैं किचन कैबिनेट, यानी कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्रियों में भी कुछ खास मंत्री होते हैं, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर? ठीक है, जो कोई खास मंत्री होते हैं
तो खास मंत्री होते हैं ना, खास मंत्री, तो वो खास मंत्री होते हैं जिनसे मुख्यमंत्री हर विषय पे चर्चा करता है, हर विषय पे चर्चा करता है, तो उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। ये 2-4 होते हैं बहुत नजदीक वाले, ये ध्यान रखें। अब मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। इस मंत्रिमंडल शब्द को 44वां संविधान संशोधन, कौन सा बेटा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। मूल संविधान मंत्रिमंडल नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्रिमंडल में केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आएंगे और मंत्री परिषद में सभी आएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ये आप लोग छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, ये देखिए राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा मैं यहां से आप लोगों से, कि हमारे पास उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। जरा एक एक बात को सुनते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जरा देखिए, हम लोग पहला पॉइंट पूछेगा आप लोगों से, एक एक बात को पढ़ेंगे पहले, फिर हम लोग इसे बात करेंगे। सबसे पहले कहेगा कि राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री, कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से थे। 10-12 फैक्ट बता रहा हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा और फिर हम लोग विधानमंडल में एंट्री कर जाएंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के 3 रहे हैं, ये ध्यान रखें। पहला आपको याद रखना है, वो है पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है। दूसरा है सी वेंकटाचारी, सी वेंकटाचारी, और तीसरे हैं जय नारायण व्यास। राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, पंडित हीरालाल शास्त्री, सी वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास। फिर हमारे चुनाव हुए, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं कि यहां पे हम लोग बात करें, इधर बात करें तो आप लोगों के मनोनीत मुख्यमंत्री हो गए। बेटा सुनो मेरी बात को, इतना इंटेलिजेंट मत बन, ठीक है ना। यहां पढ़ाने दे और बच्चों को पढ़ने दे, ज्यादा समझदार नहीं है और पढ़ने के लिए आए विद्यार्थी, पढ़ लो, ठीक है ना। और ज्यादा मतलब आपके माँ बाप की भी नहीं मानते ना। अगर यहाँ आप लोग ज्ञान बांट रहे हो, नौकरी लग जाएगा उस दिन, अपने आप माँ बाप का सपनों साकार हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने आए बेटा, पढ़ ले, है ना। तेरा हाथ जोड़ू क्या, हाथ जोड़ू ले यार, घर में भी ऐसे ही बदमाशी करता होगा तो माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ू बेटा, पग पकड़ू तेरा, अरे ले पकड़ दो पग यार, कलयुग है, क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप ने पग पकड़ा, गुरु ने पग पकड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है, पकड़ू तेरा पग बेटा, पकड़ लू यार पग, ले ओ बेटा, पकड़ लू क्या, पकड़ लू यार, ले, है ना। हाँ, और माँ बाप से कह दूं मैं कि बेटा आप पकड़ लीजिए, माँ बाप और गुरु एक जैसे तो होता है, मैं तो पता आऊंगा नहीं आऊंगा, पकड़ लेता हूं बेटा। चलिए, सबसे बड़ी बात करें कि आप लोगों के मनोनीत मुख्यमंत्री होगा। अब बात करें निर्वाचित, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले चुनाव हुए तो ध्यान रखें, सबसे पहले मुख्यमंत्री बना टीकाराम पालीवाल। कौन बेटा, टीकाराम पालीवाल राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दूसरे नंबर पे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, वो बने जय नारायण व्यास। कौन बने, जय नारायण व्यास। और तीसरे नंबर पर निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, वो बने मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तीनों बातें क्लियर। तो आप लोगों को एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि एक व्यक्ति देखो उधर भी था आप लोगों के, जय नारायण व्यास है, यहां मनोनीत रह गए ना, और बाद में टीकाराम पालीवाल के बाद वो निर्वाचित भी हो गए। तो वो निर्वाचित भी हो गए, तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रह गया और बाद में निर्वाचित रह गया। क्लियर हुआ। अब सुनिए, सबसे लंबा कार्यकाल, तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है मोहनलाल सुखाड़िया, ये मोहनलाल सुखाड़िया है, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहा। कितनी बार, 3 बार रहा। फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी कितनी बार रहे, 3 बार रहे, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करें बहरू सिंह शेखावत, तो बहरू सिंह शेखावत जी भी कितने बार रहे, 3 बार रहे, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी साहब भी कितनी बार रहे, 3 बार रहे। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये मोहनलाल सुखाड़िया तो ज्यादा बार रहा है, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, बहरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, यहां से 3-4 अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के पहले आप लोगों के मुख्यमंत्री हो गए मनोनीत हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो छोटा भी याद कर लो
तो छोटा रहा है, ध्यान रखें आप लोग, हीरालाल देवपुरा, है ना, ध्यान रखें, हीरालाल देवपुरा। देवपुरा का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, समझ गए आप लोग, किनका? देवपुरा। देवपुरा जी का जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा रहा है बेटा। देवपुरा जी का जो कार्यकाल है वो ध्यान रखें क्या रहा है, सबसे छोटा रहा है, सबसे छोटा रहा है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा का मात्र 16 दिन रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, सबसे छोटा कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का। ये वित्त मंत्री भी रहे, ये एकमात्र ऐसा अवसर आया जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अशोक गहलोत, इनके बाद सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो रहा है अशोक गहलोत का। इनके बाद सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो रहा है भैरू सिंह शेखावत जी का। भैरू सिंह शेखावत जी से एक सवाल और बन सकता है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहली बार वही बातें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में, की चिंता मत कीजिए। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो कौन हो गए? भैरू सिंह शेखावत जी। हरिदेव जोशी, यहां से 3 क्वेश्चन ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन कि ये लगातार 10 बार विधायक रहे। कितने बार विधायक रहे? 10 बार विधायक रहे। और कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 3 बार। लेकिन तीनों बार में एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। वो मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हैं और वो एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, हरिदेव जोशी। एक बात और सुन लेना, संभागीय व्यवस्था पे, मैं संभागीय व्यवस्था पे 4 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं। संभागीय व्यवस्था आप जानते हो जो आज भी चल रही है। संभागीय व्यवस्था की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो ध्यान रखें हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, पॉइंट नंबर 1। फिर 1900 गैर कांग्रेसी नेता मतलब फर्स्ट बार बीजेपी, हाँ बेटा बिल्कुल फ्यूचर सही कह रहे हैं आप लोग कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है ना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और बीजेपी से अभी तक मुख्यमंत्री आप लोगों को 3 ही मिलेंगे। नंबर 1 भैरू सिंह शेखावत जी, नंबर 2 वसुंधरा राजे जी और नंबर 3 भजनलाल शर्मा जी। बीजेपी से 3 ही मुख्यमंत्री बने। भैरू सिंह शेखावत जी 3 बार बन लिए, वसुंधरा जी 2 बार रह ली और भजनलाल जी शर्मा साहब हैं जो अब है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करें, अब बात करें हरिदेव जोशी। मैं कह रहा संभागीय व्यवस्था, तो संभागीय व्यवस्था का बेटा कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना आप लोग, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना, बराबर आपके कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना हो। तुम्हारी दुआ है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, मालिक की कृपा है, जो बोल रहा हूं मुख से सही निकल रहा है, शताब्दी की तरह बोल रहा हूं, निकल रहा है, बस भरोसा है कि सही बोल रहा हूं। आप मेरा ध्यान कमेंट बॉक्स में है आप लोगों का, मुख से निकल रहा है, मुझे पता है मैं ये पढ़ा रहा हूं, जुबान पे इतना चढ़ चुका है कि मैं अपने आप मेरी जुबान बोलती जा रही है, हैबिट हो गई है बोलने की ये चीजें, ठीक है ना। तो मेरा ध्यान आप पे, जैसे ही आप कोई बात समझना है पूछ लेना, आप लोग बता दूंगा। अब यहां पे क्या कह रहा था मैं, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था में आप लोगों को 4-5 बात ध्यान रखनी है। संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई, 5 संभाग थे और ध्यान रखें वो हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय इस संभागीय व्यवस्था पर रोक लग गई। 1987 में 26 जनवरी 1987 का समय था, तो हरिदेव जोशी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो संभागीय व्यवस्था को पूर्ण दोबारा शुरू किया वो हरिदेव जोशी के द्वारा। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर बना। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है और ध्यान रखें पहली महिला मुख्यमंत्री रही है और एकमात्र भी है। उनके समय आपका कौन संभाग बना, ध्यान रखें आप लोग, वो संभाग बना था आप लोगों का 7वां। अब और बातें करते हैं, जरा देखिए, आपसे पूछेगा प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, बस अभी पूरा कर रहा हूं टॉपिक को, चिंता ना करें। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है, एकमात्र है ये भी, बरकतुल्ला खां। कौन है? बरकतुल्ला खां। अब बरकतुल्ला खां से आपको 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। एक, बरकतुल्ला खां स्टेडियम है जोधपुर में, ये रहने वाले जोधपुर के थे, लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव कहां लड़े थे, ध्यान रखें, इनके द्वारा चुनाव लड़े गए तिजारा से लड़े गए। कहां से लड़े गए बेटा? तिजारा से लड़े गए। दूसरी बात, अगला पॉइंट, पद पर रहते हुए मृत्यु वाले, पद पर रहते हुए मृत्यु वाले, पद पर रहते हुए मृत्यु वाले एकमात्र मुख्यमंत्री अब तक, वो कौन है? बरकतुल्ला खां। अगर यहां से राज्यपाल पूछे तो 4 राज्यपाल हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगर आपसे प्रथम राज्यपाल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल है वो ध्यान रखें सरदार दरबारा सिंह जी है, सरदार दरबारा सिंह जी जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और राज्यपाल एक नहीं है बेटा, राज्यपाल 4 है, राज्यपाल एक नहीं, राज्यपाल 4 है।
पद पर रहते हुए निधन वाले राज्यपाल एक नहीं है, राज्यपाल 4 है। तो मैं दोबारा रिपीट करूं, और देखिए आपसे पूछेगा एससी यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री वो जगन्नाथ पहाड़िया साहब है। जगन्नाथ पहाड़िया साहब, जगन्नाथ पहाड़िया साहब, जगन्नाथ पहाड़िया साहब है, जगन्नाथ पहाड़िया साहब है। तो जगन्नाथ पहाड़िया एससी के यानी अनुसूचित जाति के एकमात्र मुख्यमंत्री वो आप लोगों के जगन्नाथ पहाड़िया है। करवा देंगे बेटा, करवा देंगे ना, वो जगन्नाथ पहाड़िया है। क्योंकि देख दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि बेटा अगर अपन एमसीक्यू लेते हैं ना राजस्थान पॉलिटी की, तो हमारी ये पॉलिटी कवर नहीं होती। अब आपका भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो गया, मुझे भी ये हो गया है ना, मुझे ये भी हो गया, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के मुझे भी ये हो गया कि मैंने मेरे विद्यार्थियों को इच्छा पूरी कर दी, उनकी डिमांड थी कि सर राजस्थान पॉलिटी, और ये मुझे पता है, ये आप लोगों को दुआ है कि मैंने जो सब्जेक्ट यहां करवा दिया आपके समझ में आ जाएगा, और मैं वो चीजें ही बताऊंगा जो आप लोगों को लास्ट टाइम पे काम आएगी। अब इसके एमसीक्यू लेते ना अपन लोग, तो एमसीक्यू तुम्हारी पार नहीं पड़ती, एमसीक्यू से सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। आपके यहाँ 1.5 पौने 2 घंटे में आप लोगों की पॉलिटी हाँ करवाएंगे, अभी एमसीक्यू पढ़ेंगे। ना तो खुशी होती है और परमात्मा भी साथ देता है, यही रीजन रहता है कि मेरे क्वेश्चन जो आते हैं आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड में जबरदस्त आते हैं। और कोई विद्यार्थी कभी भी राजस्थान जीके की तैयारी करे, कभी भी करे, तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको कोर्स लेना है तो राजस्थान क्लासेस पे ही जाना है आप लोगों को। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो राजस्थान क्लासेस भी करनी है आप लोगों को। कुछ टेस्ट हमारे अपलोड नहीं हुई सर टेस्ट सीरीज में, एक बच्चे कमेंट आया था, मैं वो अपलोड कर दूंगा, कल तक मैं आप लोगों का अपलोड हो जाएंगे। राजस्थान की 4 राज्य व्यवस्था के 4 टेस्ट है शायद, वो अपलोड नहीं हो पाए, वो कर देंगे। कोर्स है आप लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं आप लोगों को दे पाऊंगा, लेकिन 95% तक मैंने अच्छा कवर किया है कोर्स को। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी देंगे करेंगे, उनसे मेरा सबसे निवेदन है कि एक तो वो कोई भी नोट्स पढ़े तो वो राजस्थान के ही आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के जो नोट्स हमारे स्पाइरल बाइंडिंग में आते थे 4-5 साल से, अब हमने उनको अलग तरीके से निकालना शुरू कर दिया। अब आपको ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों को मार्केट में भी उपलब्ध है, ब्रह्मास्त्र नोट्स के नाम, राजस्थान क्लासेस के नाम से, नया शब्द नहीं है बेटा, ये नया शब्द नहीं है हमारे लिए, आपको लग रहा है नया शब्द, ये बहुत पुराना शब्द है हमारा ब्रह्मास्त्र वाला, लेकिन मार्केट में हमने बीच में बंद कर दिया था, यहीं से ऑनलाइन मंगाते थे। तो हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। जैसे ही आप एग्जाम देने जाएं सिटी में, तो आप एक किताब जरूर लेके आना, छोटी छोटी, राजस्थान राज्य व्यवस्था 130 140 की, आप लोगों को कला संस्कृति 170 180 की देंगे, तो हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो एक तो इनको पढ़े आप लोग। दूसरी बात है आप लोगों के, ठीक है, दूसरी बात आपके टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके से होती है, और कोर्स भी आप एप्लीकेशन लेंगे तो राजस्थान जीके में आप लोग यहां से बाहर मत जाइए कभी भी, मेरी सलाह है आप लोगों को, आप माने ना माने, और वो राजस्थान जीके कंप्लीट मेरे द्वारा करवाए गए हैं, तो आप लोग शानदार अंदाज में। तो देखिए अब क्लियर हुआ। तो हम बात करें एससी के यानी अनुसूचित जाति के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम जगन्नाथ पहाड़िया है, और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है, उनका नाम बरकतुल्ला खां है। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले अब तक के एकमात्र हैं, उनका नाम बरकतुल्ला खां है, और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उनका ध्यान रखेंगे आप लोग, वो कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो कौन है, हमारे वसुंधरा राजे जी, और प्रथम महिला राज्यपाल है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके उप मुख्यमंत्री को। देखो हमें मालूम है, हम लोगों ने अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बस 2 मिनट बाहर निकल रहे हैं हम लोग, चिंता ना करें। अनुच्छेद मैंने आप लोगों को 163, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद मैंने आपको 164 करवाया था, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167, ये 3 आप लोगों को जो अनुच्छेद है, ये आपके मंत्री परिषद से संबंधित है। यहां पद का जो प्रावधान था हमारे पास, वो पद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में कि मुख्य एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163। मंत्री मुख्यमंत्री सहित
मंत्री परिषद की जो टिप्पणी मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, ध्यान रखें आप लोग, वो 164 में, ये ध्यान रखें, राज्यपाल। और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सभी क्या देगा, सूचना देगा। ठीक है, आगे बात करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में उल्लेख नहीं है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये केवल राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए यहां पद दिया जाता है। पहली कंडीशन हमारी कब बनी वो ध्यान रखें, वो बनी टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल एक बहुत बड़ा, दो क्वेश्चन बनेंगे कि राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। थोड़ी 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्य के पहले, और 1 मिनट की कहानी सुनना आप लोग, और उस कहानी से कुछ बातें समझ में आएगी। हमारे जयनारायण व्यास साहब थे, मारवाड़ की धरोहर रही है, और जयनारायण व्यास को हमें मुख्यमंत्री बनाना था। नेताओं की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, 1 मिनट लूंगा फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बात को। तो जो नेताओं की जो अच्छे आप लोगों के स्थिति अच्छी नहीं थी, कई लोगों ने तो चुनाव नहीं लड़ा। पंडित हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हार के डर से, और जिन्होंने लड़ा वो भी हार गए। जैसे टीकाराम पालीवाल साहब 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, और 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, ध्यान रखें, 2 जगह चुनाव लड़ते हैं। एक तो आपके महुआ विधानसभा सीट जो आज भी है, और एक मलाराना चौड़, दोनों जगह से जीत के टीकाराम पालीवाल विधानसभा में पहुंच जाता है पहली में। जयनारायण व्यास साहब है, उनको डर था कहीं हार ना जाओ, और उन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा। उस समय एक विधानसभा सीट होती थी, उसे जोधपुर बी कहते थे, जालोर ए कहते थे। तो जोधपुर बी और जालोर ए, जोधपुर बी और जालोर ए दोनों विधानसभा सीटों में दोनों से हार गया। जब दोनों से हार गए जयनारायण व्यास, तो टीकाराम पालीवाल प्रतिद्वंदी हावी हो गए, और इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जयनारायण व्यास जी के बिना राजस्थान की राजनीति अधूरी थी। जयनारायण व्यास को विधानसभा में लाना था, तो उस समय किशनगढ़ विधानसभा सीट होती थी, और किशनगढ़ विधानसभा सीट, वहां से एक एमएलए होते थे चांदमल मेहता। चांदमल मेहता से इस्तीफा दिलवाया, और फिर वहां पे उपचुनाव करवा के टीकाराम जो आप लोगों के जयनारायण व्यास है वो विधानसभा पहुंचा, और टीकाराम पालीवाल से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इसको ब्लॉक करने तो ये नहीं मानेगा, इसकी गंदी आदत है, समझाने के बावजूद कोई नहीं माने। बच्चा होता है, समझाया जाता है, और जब वो हाथ पार कर जाता है फिर उससे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। चले बेटा, बहुत समझाता हूं मैं, समझने के बाद कोई नहीं समझता है अलग बात है। आगे चलिए, मैंने ठेका नहीं ले रखा किसी को सुधारने का। आगे देखें तो आप लोगों के वहां बात करें हम लोग, जो टीकाराम पालीवाल साहब है, तो टीकाराम पालीवाल जीत गए। तो किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है, तो किशनगढ़ विधानसभा सीट है, वहां से चांदमल मेहता से इस्तीफा दिला के जयनारायण व्यास ने वहां चुनाव लड़ा और विधानसभा में पहुंच गए। जब विधानसभा में पहुंच गए, तो सबसे बड़ी बात है कि टीकाराम पालीवाल साहब से कहा इस्तीफा दे दीजिए। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अड़ गए, मैं तो नहीं दूंगा। तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई। पहला अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, वो टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अब इन्हें शांत करने के लिए कि ये जोड़ा ताड़ी न करे, जब ये जोड़ा ताड़ी नहीं करे, जोड़ा ताड़ी नहीं करे, इसके लिए टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाए। राजस्थान के पहला अवसर आया है जब कोई व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री रह लिया और बाद में उप मुख्यमंत्री रहा, वो आपके टीकाराम पालीवाल साहब है। क्या मेरी बात को समझ गए? समझ गए बात को? अब बात करते हैं हरिशंकर भाबड़ा बीजेपी में किसके समय? भैरव सिंह शेखावत जी के समय। बनवारीलाल बैरवा कांग्रेस से थे अशोक गहलोत जी के समय। श्रीमती कमला बेनीवाल, देखो कमला बेनीवाल से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान की पहली महिला कोई मंत्री रही है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही है तो वो कमला बेनीवाल रही है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है तो वो कमला बेनीवाल रही है। फिर सचिन पायलट किसके समय? अशोक गहलोत जी के समय। और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखें आप लोग। नंबर 1 प्रेमचंद बैरवा साहब बीजेपी से है, और दिया कुमारी जी। अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही है, एक का नाम ध्यान रखें श्रीमती कमला बेनीवाल जी और दूसरे का नाम दिया कुमारी जी है। और अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री रही है, उनका ध्यान रखें आप लोग, वो वसुंधरा राजे जी है। समझ गए? आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग। महान्यायवाद, महाधिवक्ता। देखो महाधिवक्ता से आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखनी है। मैं अभी आप लोगों को फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि यहां से सवाल आएगा, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। और आराम से हमने कवर कर ली, 2 घंटे का मेरा टारगेट था।
आवाज का सेल चार्जिंग वाला था तो वो कई बार लगाना भूल जाता हूँ, और एक्चुअली में बहुत बिजी हूँ इस समय, बहुत काम कर रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी है। आपको आपकी आवाज आपको मंजिल तक पहुंचा के ही जाऊंगा। तो बहुत वो सेल चार्जिंग वाला दिक्कत हो जाती है, नहीं लगा पाया। अब बीच बीच में हमें चेंज करना पड़ेंगे, लगा दिया है मैंने। चलिए अपन लोग अब देखिए, अब यहां पे मैं क्या कह रहा था, दोबारा सुन लीजिए। केंद्र सरकार को जो कानूनी सलाह देने का काम होता है, वो ध्यान रखें, वो विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, नियुक्ति उनके राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। यहां पे दो अनुच्छेद ध्यान रखना है। महान्यायवादी में अनुच्छेद एक तो ध्यान रखना है 76, बस 76, और एक ध्यान रखना है आप लोगों को अनुच्छेद 88। यानी इंडिया पॉलिटी से भी क्या क्या सवाल बन सकता है पॉलिटी से, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को यहां करवा के जा रहा हूं। केवल संविधान सभा रह गई, उसके अपन लोग कल बात कर लेंगे। तो महाधिवक्ता इधर देखें तो हमारे पास महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 हो गया, अनुच्छेद 165, और यहां देखेंगे हम लोग अनुच्छेद हमारे पास 88, आप लोगों के 177 हो गया। क्या है ये जरा देखिए, यहां दो भी अनुच्छेद, यहां भी दो अनुच्छेद। महान्यायवादी की नियुक्ति प्रावधान पद क्षेत्र में, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी भाग ले सकता है, और भाग ले सकता है ध्यान रखना, लेकिन वो किसी मुद्दे पर मतदान नहीं करेगा। यानी वो 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता पद का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, और अनुच्छेद 165 में है, और ध्यान रखें ये अनुच्छेद 177 के तहत वो विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। इसलिए ये याद करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, सेट बैठ जाए आपके दिमाग में। तो अनुच्छेद 77 कि महान्यायवादी 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महाधिवक्ता 1-7-7 तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। 1-7-7 तो है महाधिवक्ता, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों की नियुक्ति हो गई, क्लियर हो ही गया हमारे पास। यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए हम लोग बात करेंगे आप लोगों के विधानमंडल। अब एंट्री कर रहे हैं विधानमंडल में। राज्यपाल पूरा कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने, मैं बेटा अलवर से हूं, अलवर जिले में मेरी राजगढ़ तहसील पड़ती है, राजगढ़ तहसील मेरा गांव पड़ता है, काली पहाड़ी गांव, वहां का रहने वाला हूं मैं। आगे देखिए कि विधानमंडल अनुच्छेद 168, हमारे पास एक तरफ विधान परिषद है और एक तरफ हमारे पास विधानसभा है। अनुच्छेद 168 ये कह रहा है कि यहां पे विधानमंडल बनेगी, वो एक सदनात्मक भी हो सकती है, दो सदनात्मक की, एक विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, और इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उन पे हस्ताक्षर करता है राज्यपाल। ठीक है, कई राज्यों में जहां विधान परिषद है उन्हें हम लोग दो सदनात्मक विधानमंडल बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि आप यहां पे, लेकिन हमारे राज्य में एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी हमारे यहां विधान केवल विधानसभा होगी। यहां बात करें अपन लोग यहां पे, तो इधर देखेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। तो हमारे पास विधान परिषद अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 है, इसमें ध्यान रखें उल्लेख है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा का। अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, विधान परिषद का कैसे बनाएंगे, कैसे विधान परिषद को हम समाप्त करेंगे, ये अनुच्छेद 169 में है, और विधान सभा है 170 में। फिर इनकी बात करें संरचना कौन कौन क्या होगा, वो अनुच्छेद 171 में। तो राज्य में एक विधानमंडल अनुच्छेद 168 में, विधान परिषद की संरचना पूछे अनुच्छेद 169 में। लेकिन आपको ये सब बातें ध्यान नहीं रखने हैं, जरा देखिए यहां से बात करेंगे। विधानमंडल की अवधि की बात करें, देखो विधानमंडलों की अगर अवधि की बात करेंगे तो हमारे राजस्थान में तो विधानसभा क्या है, विधानसभा, और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और जो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, सुन लेना साथ साथ, विधान परिषद, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसका सदन का कार्यकाल नहीं होता है, वो ध्यान रखें आप लोग। यहां पे सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और 1/3 बाहर निकल जाता है। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
दूसरी बात, आप लोग कहेंगे सर विधान परिषद है, विधान परिषद को दो बातें कहूंगा मैं, 2-3 मिनट मैं विधान परिषद में बात करूंगा, आराम से मेरी बातों को सुनते रहेंगे आप लोग। अरे बेटा पढ़ने में ध्यान दो, तुमने को ठेका थोड़ी ले रखा है किसी को सुधारने का, कौन है क्या है, किसने बहका रखा है, कोई कोचिंग वाले होंगे, कोई क्या है, तो तुम अपना काम कीजिए, इनसे क्या मतलब है तुम लोगों को, क्यों इनके मुंह लग रहे हो। आराम से पढ़िए आप लोग, जो कर रहा है करने दीजिए, आराम से पढ़िए बेटा। तुमको मालूम होना चाहिए, हमारा एक टीचर था, मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को, अच्छा टीचर पढ़ाता था, तो किसी विद्यार्थी ने उसे गाली निकाल दी कमेंट बॉक्स में, गाली निकालने के बाद बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया और छोड़ दिया, कि मुझे तो बच्चे ने गाली निकाल दी। अरे भाई दुनिया है, ऑनलाइन है, या तो लोग माँ बाप को गाली निकालते हैं, आप तो टीचर हो, आप तो टीचर हो, लोग तो माँ बाप की डंडा देते हो, लोग तो माँ बाप के मारते हो, खूब समझाया नहीं माना, अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया दोबारा, हमारे साथी थे, उन सब बच्चे ने गाली निकाल दी। अरे बच्चे तो माँ बाप गाली निकाले तो क्या है उनके सामने, तो आजकल नहीं जाना आप लोग को, आराम से पढ़े आप लोग, मस्त रहिए। किसी का क्या उद्देश्य है, समझा करो बात को। कोई यही कोशिश कर लेता है कि यार किसी टीचर को उकसाओ ताकि वो दो शब्द गलत बोल दे, और गलत बोल दे वो सोशल मीडिया वायरल हो जाए, कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए अपना आराम से पढ़े, मस्त रहे आप लोग, ठीक है बेटा, समझो बातों को, किसका क्या उद्देश्य कोई मालूम थोड़ी है। कोई ये भी कह सकता है कि यार तुम लोग ऐसा कीजिए, थोड़ा घने में आपको ये करूंगा, आप तो अशोक सर को थोड़ा उकसाइए ताकि वो कुछ गाली निकाल दे, तो बेटा कई चीजें हैं, आपको मालूम है इस चीज को, तो इसलिए आप लोगों को यहां ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, विधान परिषद पे मैं आप लोगों को 2-3 बातें करूंगा और उन्हें सुनना है बहुत अच्छे तरीके से, सवाल आए तो ठीक है, नहीं आए ठीक है, क्या पता बन जाए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधान परिषद अनिवार्य सदन नहीं है। फिर आपने सर हमारा राजस्थान विधान परिषद है क्या, कि नहीं सर हमारा राजस्थान विधान परिषद नहीं है। फिर आपने विधान परिषद बनवाना किसकी इच्छा है, ध्यान रखना, विधान परिषद बनाने की इच्छा है वो विधानसभा की है। विधानसभा क्या कहा, विधानसभा, विधानसभा है तो विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके वो संसद को भेज देगी, संसद साधारण विधि से उस राज्य में विधान परिषद बना देगी। पॉइंट नंबर 1, यदि विधान परिषद किसी राज्य में चल रही है तो फिर विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी, संसद के पास भेजेगी, संसद उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर देगी। यानी विधान परिषद बनाने की इच्छा किसकी, विधानसभा की, विधान परिषद समाप्त करने की इच्छा विधानसभा की, विधान परिषद गठन कौन करेगा, संसद, विधान परिषद समाप्त कौन करेगा, संसद। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा भी तो एक स्थायी सदन है, लेकिन ध्यान रखना विधान परिषद को विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा समाप्त किया जाता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ना तो उसे भंग किया जा सकता ना उसे समाप्त किया जा सकता। यह बात मैं आप लोगों से कह रहा था। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता है, देखो दो बातें ध्यान रखना है, एक तो वो भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो नंबर 2 क्या आपको ध्यान रखना, अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और ध्यान रखें वो विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा है तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है तो उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, ये ध्यान रखना। आप मुख्यमंत्री की, देखो मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगी, ये ध्यान रखें। विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन, मैंने आपको अनुच्छेद 175, 176 याद कीजिए, 175 पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अब काम आएगा। अनुच्छेद 175 पढ़ाया, 176 पढ़ाया, 173, ये चारों अनुच्छेद में आपको पढ़ा के आया हूं। जरा सुनिए, अनुच्छेद 174 आपसे कहेगा कि विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है, विधानसभा का सत्रावसन कौन करता है, विधानसभा को भंग कौन करता है, उत्तर आएगा राज्यपाल, उत्तर आएगा राज्यपाल। विधानसभा है उसको भंग करने का काम राज्यपाल करेगा, विधानसभा का सत्र बुलाएगा वो राज्यपाल, विधानसभा का सत्र बुलाएगा वो कौन बुलाएगा, राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 175, मैंने कहा कि एक होता है अभिभाषण, एक होता है विशेष अभिभाषण, मैं आपको समझा के आया हूं, क्यों डायरेक्टली आप लोगों से अनुच्छेद पूछ लेगा, वो भूल जाएगा आप किस एग्जाम बैठ रहे, वो भूल जाएगा आप किस एग्जाम बैठ रहे, इसलिए इन बातों को पढ़ना है। अभिभाषण, मैंने कहा क्लास चल रही है और मैं क्लास में तब चाया तब आ गया और आप लोगों को मैं कुछ बातें भाषण देके चले गया, आपको संदेश देके चले गया, मन आया तब आया, कोई बंधन नहीं मेरे ऊपर, ये होता है मेरा केवल अभिभाषण। अब नहीं, जो साल का जो पहला बैच प्रारंभ होगा, साल का पहला बैच प्रारंभ होगा, मैं उस समय आऊंगा और बीच में फिर आपको दर्शन नहीं दूंगा एक साल, वो जो होता है वो होता है विशेष अभिभाषण। विशेष, बेटा हमारा ऐप है राजस्थान क्लासेज के नाम से, राजस्थान क्लासेज के नाम से ऐप है, बिल्कुल राजस्थान जी के सब पढ़ेंगे और राजस्थान जी के बहुत आप लोगों को अच्छा अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्लस में हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स,
आपके हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं आप लोगों को। डेमो के तौर पे वहां पे एक आइकन बना हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें हर सब्जेक्ट के हमने 40-40 पेज डाल रखे हैं। आराम से पढ़िए, नोट्स नहीं बनाने, छोटी छोटी हमारी किताबें आती हैं, छोटे छोटे हमारे बुक आती हैं, बिल्कुल ये यहां से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। जाइए राजस्थान क्लासेस का, पहले तो आपको देखना है, पहले देखना है आप लोगों को कितना शानदार है, फिर आपको लेना है। अब चले बेटा कंटिन्यू हो क्लास को। आप लोगों के तो विधान परिषद में कभी भी जाके विधानमंडल में राज्यपाल जो अपना संदेश देते हैं वो होता है अभिभाषण, और जैसे ही चुनाव होके पहली बार गए और पहला सत्र चला ला तो वो होता है विशेष अभिभाषण, और वो 177 वाला मैंने बता दिया आपको। अब यहां पे आप लोगों के आता है अनुच्छेद 186, 87, 188, इनमें आप लोग अनुच्छेद याद मत करो, इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी विधानसभा है, कौन है विधानसभा, विधानसभा के पदाधिकारी, बस अनुच्छेद याद मत करो। तो विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी बात करें दो होते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और एक विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष से ध्यान रखें, ये इनकी नियुक्ति करते हैं जो अपने में से ही करते हैं, ये ध्यान रखें, अपने में से ही करते हैं बेटा, अपने में से ही करते हैं, अपने में से ही करते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं त्याग पत्र, तो त्याग पत्र एक दूसरे को दे देते हैं, ये इधर दे देगा, ये इधर दे देगा, पद रिक्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, तो मैं आपको 2-3 कार्य बता के जा रहा हूं, ज्यादा नहीं बता के जा रहा हूं, और 2-3 कार्यों से आपका सवाल फंस जाएगा। ठीक है बेटा, 2-3 ही बता के जा रहा हूं, ज्यादा नहीं बता के जा रहा। पहला सुनिए, विधानसभा अध्यक्ष का पहला काम, नोट डाल लेना कि हमारे पास ये विधानसभा सदस्य है, विधानसभा सदस्य, सवाल बनेगा ऐसे, विधानसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य है, अगर इनकी कोई निर्योग्यता का क्वेश्चन आया, निर्योग्यता का, निर्योग्यता यानी अयोग्यता का क्वेश्चन आया, तो इस पे 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक तो प्रश्न ये है कि उसमें कोई अयोग्यता आ गई, वो अयोग्यता पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या उन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ लिया, या उसमें योग्यताएं नहीं थी, ये होता है एक। और एक होता है दल बदल का कानून, है ना। अरे क्या बात, हेलो सर, हैप्पी बर्थडे, अरे वाह क्या बात है, आपका बर्थडे है तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत। हम बात करें अयोग्यता है, तो एक तो अयोग्यता ये हो गई, और एक हो गई दल बदल के आधार पर। सुन लेना कान खोल के, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं, विधानसभा 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 सदस्य की अयोग्यताएं, विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, आप लोग कहेंगे वो निर्धारण करता है, कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन करता है, तो आप लोग कहेंगे राज्यपाल। बात खत्म हुई कि अयोग्यताओं का निर्णय कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल करेगा वो किसके आधार पर करेगा, वो भारत निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा, भारत निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। दूसरा मामला दल बदल का आ गया, तो दल बदल के मामलों में जो निर्णय लेगा, दल बदल के, वो विधानसभा अध्यक्ष लेगा। क्या मेरी बात समझ गए, दल बदल के मामले में, दल बदल के मामले में जो निर्णय लेगा वो विधानसभा अध्यक्ष लेगा, विधानसभा अध्यक्ष लेगा दल बदल के मामलों में। ये दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग समझ लेना। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1, विधानसभा 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 के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्णय कौन करता है, राज्यपाल करेगा, और वो भारत निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। लेकिन मामला दल बदल का आए तो फिर आप राज्यपाल मत कर देना। दल बदल के मामलों में कोई अयोग्यता का प्रश्न पैदा हुए तो वो कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष, और उनका निर्णय अंतिम होगा। ये अच्छा प्रश्न आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आगे देखिए। ठीक है, यह हो गया हमारे पास में, इसके अलावा मैं कुछ पढ़ना नहीं है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 193 छोड़िए, इसको 195 छोड़िए, 96 छोड़िए ना, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आ जाइए उच्च न्यायालय से संबंधित आप लोगों के संक्षिप्त आप लोगों के अनुच्छेद। देखिए आप लोगों को यहां ज्यादा ध्यान नहीं रखना, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। उच्च न्यायालय से ज्यादा आप लोगों के बेहतरीन सवाल बनेगा नहीं। हद हो गई भाई, हद हो गई रे। चलो तो गलती से दूसरा ब्लॉक हो जाए तो मुझे बता देना है ना, ठीक है, गलती से कोई दूसरा ब्लॉक हो जाए तो मुझे बता देना है। मेला है तो मेला में तो आएंगे ये लोग ना, तो मेले में आप लोग ध्यान रखना, आते ही हैं। ठीक है, ये अपन चले अपन लोग
सबसे पहले ध्यान रखना आप लोगों को, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न आपको, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आप कह देंगे गुरुजी 19 अगस्त 1949 को। नोट कर लीजिए, 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय है 1949 में इसकी स्थापना। अब आपसे पूछेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम, तो आप लोग कहेंगे अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 50 है, पद रिक्त चलते रहते हैं। तंग कर रही दादा, है ना? और कैसे हैं तुम लोग? हाँ बिल्कुल, आज आवाज इसकी मैं ऐसे करता हूँ, पीपीटी लगाता हूँ बड़ी वाली, तो उसमें अपना फटाफट निकल जाएगा ना। तो मैं बड़ी लगाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो हमारा बड़ी ठीक रहेगी, ताकि उसमें क्या फटाफट आप लोगों का बता। कैसा लगा आप लोगों को बेटा? ईमानदारी से बताना कैसा लगा आप लोगों को, कितना जल्दी हमने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर किया है। चलो ब्रह्मास्त्र वाली पॉलिटी लगाता हूँ सीधी। हाँ बेटा आ गई आवाज? चलिए और बताइए कैसे हैं आप लोग? आगे चले, तो यहां से हम लोग फटाफट उच्च न्यायालय को देख लेते हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 3-4 बातें ध्यान रखनी, विधानमंडल ये छोड़ना है आप लोगों को, अच्छे अच्छे फैक्ट हम लोग ले लेते हैं बस। और बताइए कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं क्या सब? हो गई पॉलिटी की दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? या आप लोगों को यहां से अपन को लेना नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं यहां से, 13वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा, और इसके बाद आप लोगों के क्या देखते हैं, 16वीं विधानसभा। ये थोड़ा देख लेते हैं ना, ये एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्की से नजर मार लेते हैं, क्योंकि यहां से करंट अफेयर से आप लोगों का मुख्य, वाह बेटा मुख्य मुख्य करवा रहा हूं, चिंता ना करें आप लोग, बढ़िया है सर आप, बिल्कुल। बहुत पॉलिटी के आप लोगों की दिक्कत खत्म हो गई ना, गुरुजी पॉलिटी 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 मस्त रहा करो। अब देखो 16वीं विधानसभा हमें एक नजर में निकालनी है, क्योंकि सवाल आपका करंट अफेयर से बन सकता है। यहां पे हमारे 199 सीटें हैं, उन पे इलेक्शन हुए थे। एक सीट जो हमारी करणपुर विधानसभा सीट है, इस पे चुनाव बाद में हुए 5 जनवरी 2024 को। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें प्राप्त हुई हैं बेटा, यहां से आप लोग अपना ढंग से नोट कर लेना, आंकड़े नोट कर लेना, लगा देंगे लगा देंगे लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें प्राप्त हुई थी, वो सीटें 115 प्राप्त हुई, यानी पिछली बार जो सीटें प्राप्त हुई उनसे 42 ज्यादा हुई है। कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो ध्यान रखें 69 तो एक हो गई थी, और बाद में जो करणपुर विधानसभा सीट पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक सीट और जीत गए, तो आप लोगों को कितने हो गए ये ध्यान रखें आप लोग, वो आप लोगों के एक और, तो आपके कितनी हो गई, आपके 70 सीटें हो गई, लेकिन फिर भी माइनस कितनी हो गई, 30 हो गई, बिल्कुल कंवरपाल जी वाली सीट मानेंगे हम। तो यहां ध्यान रखें आप लोग। निर्दलीय, निर्दलीय में देखेंगे तो पिछली विधानसभा में निर्दलीय कितने थे, 13 थे, और वर्तमान में कितने, 8 है। वर्तमान में कितने, 8 है। भारतीय आदिवासी पार्टी से पिछली बार 0 थे,
15वीं विधानसभा में, आपकी बार कितने हैं? 3 है। बहुजन समाज पार्टी से आपकी बार 2 है, पिछली बार 6 थी। आरएलडी से हमारे पास पिछली बार 0, आपकी बार 1। आरएलपी से पिछली बार 3, आपकी बार 1। यानी ये विधानसभा वार मैंने आप लोगों को सीटें दी हैं, समझ गए? विधानसभा वार मैंने आप लोगों को सीटें दी हैं, ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे। क्लियर? ये चुनाव बताया मैंने, चुनाव हुई उसकी स्थिति बता रहा हूं आप लोगों को, वर्तमान नहीं बता रहा मैं, चुनाव की स्थिति बता रहा हूं आप लोगों को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने, एकमात्र बार विधायक। आपको मैंने बताया 10 बार लगातार विधायक रहने वाले वो कौन थे? हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार ही उन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। बेटा राजकुमार रोत साहब है, उनकी वो सीट खाली हुई तो वहां पे आप लोगों के फिर से पार्टी आई है ना, आप लोगों के भारतीय आदिवासी पार्टी। मैं उस इलेक्शन की बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? हाँ, शपथ की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 को इनके द्वारा शपथ ली गई। जन्म अटारीगांव भरतपुर में हुआ, विधायक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और श्रीमती दिया कुमारी जी है, 6ठे और 7वें नंबर के हैं। और पहले जो उप मुख्यमंत्री थे मैंने बताया आप लोगों को, वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल साहब थे, ठीक है? टीकाराम अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे। पहली महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बात करें कमला बेनीवाल, और दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है प्रोटोम स्पीकर। जो प्रोटोम स्पीकर है, मैंने पहले भी कहा कि प्रोटोम स्पीकर वो होता है जब पहले दिन बैठक आती है तो उस दिन राज्यपाल की तरफ से नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल है वो की तरफ से शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो हमारी 16वीं विधानसभा में, हाँ बेटा, हाँ, गुरमुत कुन्नर का निधन हो गया था इसलिए विधानसभा का चुनाव, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, आप लोग सही कह रहे हैं राणा साहब। तो आप लोगों के ध्यान रखें कि बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि हमारी 16वीं विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर कौन थे? तो आप कहेंगे कालीचरण शराफ। ये प्रोटोम स्पीकर जरूर नहीं वो सत्ता पक्ष से हो, वो विपक्ष से भी हो सकता है। फ्रांस में एक परंपरा रही है कि सबसे बुजुर्ग जो होता है उसे प्रोटोम स्पीकर बनाया जाता है। विधानसभा क्षेत्र में इनकी शपथ का जो पैनल था उसमें विधायक दयाराम जी को, प्रताप सिंह सिंघवी को और किरोड़ीलाल मीणा जी को भी बनाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष जो हम लोग बात करेंगे वो वासुदेव देवनानी जी है ना, अजमेर उत्तर विधानसभा से। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम पालीवाल, विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम पालीवाल। विपक्ष के नेता को ध्यान रखें वो एक आप लोग कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है? राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता साहब थे। सर्वाधिक मतांतर से विजय प्राप्त करने वाले दिया कुमारी जी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से 71,368 मतों से इन विजय प्राप्त की थी। न्यूनतम मतांतर से विजय प्राप्त करने वाले हंसराज पटेल साहब है कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से मात्र 321 मतों से। रमेश खींची कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र से 409 मतों से। 16 विधानसभा में महिला हम लोग बात करें, विधायकों की संख्या वो कितनी है? 20 है। यानी 16 विधानसभा में महिला विधायक संख्या कितनी है? 20 है। कांग्रेस से और बीजेपी से 9 है, 2 निर्दलीय है। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये छोड़िए, इसके बाद पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ वो 0.83% और कुल मतदान प्रतिशत रहा है 75.45%। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों मतदान प्रतिशत 75 है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। और ग्रामीण की छोड़िए आप लोग, यहां से छोड़ दीजिए, सीधा हम लोग आएंगे आप उच्च न्यायालय पर, है ना बेटा? ये पढ़ेंगे बस, इसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि डायरेक्टली यहां बात करते हैं हम लोग, इधर आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई। पहले तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय, मूल पॉइंट करेंगे बिल्कुल। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग कहेंगे सर 29 अगस्त 1949 को हुई। इसकी जो अधिसूचना एक दिन हम लोग कहेंगे 25 अगस्त 1949 को जारी की गई। और ध्यान रखें जयपुर पीठ की स्थापना की घोषणा की गई। बी.आर. पटेल कमेटी की सिफारिश पर जोधपुर में मुख्य पीठ और जयपुर में खंडपीठ की स्थापना की गई। पहले जो न्यायाधीश है वो ध्यान रखें वो कमलकांत वर्मा है। कमलकांत वर्मा के साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। वर्तमान में जो आप लोग स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है बेटा? 50 है, ठीक है? कितनी है? 50 है। तो 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई। पहले न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है। एक के साथ कितने रहे? 10 रहे। ये आपके काम के है नहीं, ये भी आपके काम के नहीं है, ये भी काम के नहीं है आप लोगों के, ये भी काम के नहीं है। बस यहां ध्यान रखेंगे आप लोग। ये देखिए ये तीनों पॉइंट अच्छे बनेंगे आप लोगों के। तीनों पॉइंट ये है कि हमारे पास में 1949 का समय आया। 1949 में हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इसी के साथ उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना हुई। तो जयपुर पीठ की स्थापना भी कब होगी? 1949 में। लेकिन जयपुर पीठ को एक बार समाप्त कर दिया गया।
समाप्त कब किया गया? 1958 में। और फिर जयपुर खंडपीठ आज हमारी चल रही है, इसका मतलब इस खंडपीठ को पुनः स्थापित कब किया गया? आप लोग कहेंगे 1977 में। चार बातें क्लियर है। 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जोधपुर में, और उसकी एक खंडपीठ जयपुर की स्थापना की गई। लेकिन जयपुर की खंडपीठ को 1958 में समाप्त कर दिया गया। तो जयपुर की खंडपीठ दोबारा फिर शुरू की गई, तो वो कब हुई? जनवरी 1977 में। क्या बात समझ गए? क्लियर? बस ज्यादा नहीं पढ़ना। कमलकांत वर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश। ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? आप जस्टिस सतीश कुमार मित्तल साहब का है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? कैलाश नाथ वाचू का। सबसे लंबा कैलाश नाथ जी का। जस्टिस सतीश जी का सबसे कम कमलकांत वर्मा है, ये राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, इसके बाद ये उच्च न्यायालय छोड़िए, छोड़िए, आपके काम का नहीं है, छोड़ दीजिए आप लोग। आपको देखिए यह क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, दोनों ध्यान रखना, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, बस ज्यादा नहीं करवा रहे बेटा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और वो जो उच्च न्यायालय है वो आप लोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? 214। राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेख का मतलब है उनकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किस में? लिखित में होती है। लिखित में जो होती है वो ध्यान रखें आप लोग, वो आप लोगों के अनुच्छेद 215। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 129 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेख बोलते हैं कागज को, उनकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई लिखित में होती है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख है न्यायालय है। ध्यान रखें आप लोग इसको, ठीक है? छोड़िए इसको, हमारा कोई काम का नहीं, आगे चलते। ये भी छोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च न्यायालयों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति करता कौन है। बस आप लोगों को समिति में नहीं जाना, आप सीधा सीधा कहेंगे सर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वो एक कॉलेजियम होता है, लेकिन उस कॉलेजियम में नहीं जाना है। तो 1949 में स्थापना हुई खंडपीठ की जयपुर में, मूल पीठ की जोधपुर में। 1958 में खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया। 1977 में उस खंडपीठ को दोबारा जारी किया गया। पहले जो मुख्य न्यायाधीश है वो कमलकांत वर्मा साहब हैं। सबसे लंबे समय तक वो कैलाश नाथ जी हैं। सबसे कम है, ध्यान रखें, मित्तल साहब है। और 214 में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। 215 में जो बात करेंगे वो एक अभिलेखीय न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय 129 में अभिलेखीय न्यायालय है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। कोलिजियम होता है, लेकिन कोलिजियम आपसे नहीं पूछेगा, कोलिजियम नहीं पूछेगा, इसलिए मैं कोलिजियम की बात नहीं कर रहा। अब बात कर रहे हैं कि न्यायाधीश जी है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, न्यायाधीश जी का कार्यकाल क्या होगा, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। कोलिजियम ध्यान मत रखिए, लंबा चली जाएगा। अब बात करें नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा? समझ में आ गई कि सर नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे। उस कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं नहीं जाएंगे। अब बात करें इनकी पदावधि कितनी होती है, हम कहेंगे सर 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, है ना, 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ठीक है, 62 वर्ष की आयु है वो इनकी पूर्ण है। हम लोगों ने आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य पढ़ते हैं, तो 6 वर्ष का कार्यकाल, 62 वर्ष की आयु पढ़ते हैं। ये ध्यान रखें, मेरे द्वारा एक स्टूडेंट को ब्लॉक कर दिया गया था, इनको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। अब तो ध्यान रखें यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य पढ़े तो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का आप लोग कार्यकाल, या 62 वर्ष की आयु, यहां केवल 62 वर्ष की आयु है। यहां पे ध्यान रखना कार्य अवधि नहीं दे रखी है, तो 62 वर्ष तक की आयु है इनका रहेगा। दूसरी बात, त्याग पत्र किसको देंगे? तो हम त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई कॉलेजियम की सिफारिश पर, तो त्याग पत्र भी हम किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। पद से हटाने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, सुनिए आप लोग, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग शब्द नहीं है। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को एक प्रस्ताव लाना होता है। अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए, अगर लोकसभा में ला रहे हैं 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करेगा, फिर एक कमेटी गठन करेंगे। वो कमेटी अगर उनको दोषी मान लेगी तो फिर वो उन्हें हटाने के लिए एक मतदान होगा संसद में। लंबी चौड़ी कहानी है, मत जाइए आप लोग कि किस आधार पर हटा सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे सिद्ध कदाचार और अक्षमता, इतना ध्यान रखना आप लोग।
सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। हटाने की पावर संसद के पास है। अगर आप लोकसभा में प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा में लेके आ रहे हो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और ध्यान रखिए, हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति जी एक जांच करवाएंगे और फिर क्या करवाएंगे? मतदान करवाएंगे। बात करेंगे कि हमारे पास में योग्यताएं क्या है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता है, ये ध्यान रखें, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। ये आपके काम का नहीं है, छोड़ दीजिए, आप लोग इनको छोड़ दीजिए। बात करते हैं हम लोग न्यायाधीशों की शपथ। देखिए, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? इतना ध्यान रखें, राज्यपाल द्वारा दी जाती है। राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, शॉर्ट में बात कर रहा हूं, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। किसकी सिफारिश पे की? कॉलेजियम की सिफारिश पर। हम लोग बात कहेंगे कि कार्यकाल, हम कहेंगे गुरुजी कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। ओके गुरुदेव। हम कहेंगे त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने के लिए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 217 में उल्लेख है। हटाने का आधार क्या है? सिद्ध कदाचार अक्षमता। हटाने का प्रस्ताव कहां लाएंगे? संसद में लाएंगे। अगर लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो हमारे पास कितने का हस्ताक्षर होने चाहिए? 100 के। और राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो 50 के हस्ताक्षर होने चाहिए। वो सदन का मुखिया है, स्वीकार करेगा, फिर एक कमेटी गठन करेगा और कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी ने अगर दोषी मान लिया, उसके बाद वो संसद में मतदान होंगे, 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है और शपथ कौन दिला रहे? राज्यपाल। तो 1949 में स्थापना हुई। 1949 में स्थापना 29 अगस्त को। खंडपीठ की स्थापना जयपुर में हुई, मूल की जोधपुर में हुई। 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया। 1977 में दोबारा लागू किया गया। क्लियर? हमारे पास पहले न्यायाधीश है, वो कौन थे? कमलकांत वर्मा साहब थे। कैलाश नाथ जी वो सबसे लंबा कार्यकाल, मित्तल साहब का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। क्लियर? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल कितना है? 62 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु आप लोगों को आयु है जो 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है? ये त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र हम लोग किसको देंगे? त्याग पत्र राष्ट्रपति दूंगा। हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? 207 अनुच्छेद 217 के तहत कहां लाया जाएगा? संसद में। अगर लोकसभा में लेके आ रहे हो तो आपके पास 100 सदस्य, राज्यसभा में लेके आ रहे हो तो 50 है, फिर एक कमेटी। तो इस तरीके से हटाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है बेटा। फटाफट आप लोगों को ये हो ही गया रिवीजन, आप लोगों का चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो यहां हम लोग क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है नहीं हमको। तो और बताइए कैसे हैं आप लोग? कि आप लोगों के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और बताओ कैसे आप लोग? अच्छे हैं? ये छोड़ दीजिए, आपके काम की नहीं है। तो बेटा ये मोटा मोटा आप लोगों ने राजस्थान पॉलिटी की हमने बात की। आपके राजस्थान पॉलिटी में तीनों हो गए आप लोगों के। राज्यपाल हो गया, समय तो हमें जरूर लगा, मेहनत हमने की। मेरा भी गला देख रहे हो आप लोग किस तरीके से आवाज आ रही है। तो मस्त रहिए आप लोग। ये देखिए यहां से कुछ फैक्ट मैंने दे रखे हैं आप लोगों को कि सर्वाधिक कार्यकाल हो गया, न्यूनतम कार्यकाल हो गया, कमलकांत वर्मा जी हो गए। राजस्थान के वो मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, न्यायमूर्ति कैलाश चंद साहब हो गए, है ना? तो आपको यहां दे रखा है मैंने पूरा। थैंक यू सभी को। और बताइए महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नहीं रही। आप बताओ कैसे हैं आप लोग? 2 घंटे नहीं, आपके 1 घंटे 53 मिनट। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि जितनी पॉलिटी हमें कवर करनी थी